नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एएमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार की संवाद कार्यक्रम में, जहां हम पूछते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे और सवाल हम अपने एक्सपर्ट के द्वारा। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वह है डायबिटीज, लक्षण एवं उसके उपाय। तो आज की इस परिचर्चा में शामिल है हमारे साथ डायबिटीज के एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी मिश्रा जी, जो आपके विभिन्न सवालों का देंगे जवाब। किस तरह से रखें अपना ख्याल, कैसे आप पहचानें कि आपको है डायबिटीज, और तमाम आपके मिथ्स एंड ट्रुथ्स जिनको हम रखेंगे आपके बीच आपके सवालों के साथ। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर जेपी मिश्रा जी का। स्वागत है डॉक्टर धन्यवाद। साहब में। सबसे पहले आपने दिया हमें इस कार्यक्रम में आने का और जनता को जागरूक करने के लिए आपने एक अवसर दिया। मैं इसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर साहब, सवाल कड़ी में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल लोगों को आता है कि ये डायबिटीज एग्जैक्टली है क्या चीज? जी, तो डायबिटीज है क्या, पहले इस पर ही लोगों को एक रूबरू कराएं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके एएमएस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं कि इस कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य कर रहे, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे। और हमारे एएमएस चैनल से जुड़े हुए समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और आज आपने चर्चा में खुद ही कह दिया है कि लोगों को जागरूक करना। मेरी एक लाइन है जो मैं लिखा हूं, अवेयरनेस इज की टू कंट्रोल डायबिटीज। डायबिटीज का हम रोकथाम कर सकते हैं, डायबिटीज को समूल नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, डायबिटिक रोगी अगर चाहे तो डायबिटीज का सामान्य जीवन जी सकता है। मेरे पास 400 सुपर पेशेंट का आंकड़ा है जो कि डायबिटिक होकर नॉन डायबिटिक हुए हैं। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि डायबिटीज के लिए क्या है। तो मैं भी कहता हूँ डायबिटीज क्या बला है, इसे डरने उड़ने की जरूरत नहीं है, इसको बस सामान्य से आनंद के साथ लेने की जरूरत है। अगर कोई डायबिटिक रोगी जैसे डायबिटीज होता है तो समाज में लोग जैसे दो डायबिटिक मिलते हैं तो सेंसेक्स बाजार की तरफ पूछते हैं, यार तुम्हारा शुगर कितना, वो पूछते तुम्हारा शुगर कितना। कभी प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं कहते कि यार मैंने कैसे कंट्रोल किया, मैंने ये कर दी। लोग निगेटिव बातें करते हैं कि ये मत जीते हैं। अगर डायबिटीज हुआ तो लोग खौफ में जीना शुरू कर देते हैं, अपनी उम्र मानते हैं कि उनकी उम्र अब यहाँ से घटना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा बात आपने कहा और मैं कहता हूं कि अगर ईश्वर ने किसी को डायबिटीज नाम का टीका लगाया है तो उसकी उम्र अगर 100 साल है तो 10 साल और जोड़ दिया, 110 साल कर दिया, अगर व्यक्ति जागरूक है तो। ये बहुत बड़ा आपने ये जो आपने बात बताई है, जो लोगों के अंदर एक डर है कि अगर 100 साल से 110 साल बढ़ाने की वाली बात होती है, तो मुझे लगता है कि आज का ये हमारा सार्थक संवाद बिल्कुल सार्थक होगा। ये डॉक्टर साहब कैसे संभव है? बता रहा हूं कैसे। जैसे मैंने एक लाइन आपको पहली बताई कि जीवन का सबसे बड़ा थीम बना ले, अवेयरनेस इज की टू कंट्रोल डायबिटीज। एक डायबिटीज, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, छोटा सा फिर हम लोग डायबिटीज चर्चा पे आएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सड़क पर बाएं चल के घर सुरक्षित पहुंचते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां पड़ती है कि हमको दाएं भी जाना पड़ता है। उसमें कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भैया मैं दाएं जाके भी घर पहुंच जाता हूँ, लेकिन सामान्य स्थिति में बाएं चल के पहुंचना चाहिए। तो जागरूकता इसी को कहते हैं। अगर आप जागरूक रहेंगे तो अपने आंख और कान को सदा खुले रखेंगे, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन को आप एकत्रित करेंगे, उन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके छान के जब अपने जीवन में लागू करेंगे तो ईश्वर ने जो आपको डायबिटीज का टीका लगाया है, सिर्फ इसे लगाया क्योंकि आपकी उम्र को बढ़ाने के लिए। वो चाहता है 100 नहीं 110 साल आप जिंदा रहे। मैं बताऊंगा आगे कैसे संभव है। अभी आपने प्रश्न हमसे पूछा कि मधुमेह क्या है। मेरे पास जितने भी रोगी आते हैं सब मुंह ऐसे चेहरा लटका के आते जब डायबिटीज होता है, तो मैं कहता हूँ हंसो पहले। कहते क्यों? हमने मधुमेह बला नहीं है, मधुमेह आनंद है। मधुमेह क्या है? आनंद है। डायबिटीज क्या है तो सामान्य भाषा में कहूं, जब हमारे खून में अगर शुगर नहीं रहेगा तो ना मैं बोल पाऊंगा, ना आप सुन पाएंगे, ना मैं देख पाऊंगा, ना आप मुझे देख पाएंगे। हमारे जीवन के कोशिकाओं की हर एक्टिविटी को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में शुगर की जरूरत पड़ती है। तो ये भ्रम पहले निकाल दें कि हमको ब्लड शुगर हो गया है। बिना शुगर के हमारे जीवन चल ही नहीं सकता है। तो शुगर हमारी क्या है? जीवन है। अगर यही शुगर खून में सामान्य से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं हमको डायबिटीज हो गई है। अगर सामान्य से कम हो जाए तो भी खतरा है, होता है, सबको होता है, मैं बताऊंगा आगे। तो सामान्य से ज्यादा कितना हो जाए? अगर खाली पेट किसी भी आदमी का शुगर 126 से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं उसको डायबिटीज हो गया। 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर खाने के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं डायबिटीज हो गया। यानी पीपीएन फास्टिंग जो सिंपल लैंग्वेज है, पीपीएन फास्टिंग, उसके बारे में आप थोड़ा बता रहे हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हमारे पास कई ऐसे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि हम फास्टिंग कराएं। तो फास्टिंग कभी भी 10 बजे दिन में जाके फास्टिंग करा लेते हैं। कई लोग खाली पेट रहते हैं, 12 बजे 11 बजे जाके फास्टिंग,
वो फास्टिंग नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। फास्टिंग का मतलब होता है रात में जब हमने खाना खाया उसके 8 घंटे बाद और 10वें घंटे से पहले हमको जांच करानी चाहिए, वो मेरी एग्जैक्ट फास्टिंग की जांच होगी। यानी अब उदाहरण के तौर 8 से 10 जी घंटे का गैप जरूरी है। जी, जैसे उदाहरण तौर पर अगर आपने रात में 10 बजे खाना खाया है तो सुबह आपकी 6 से 8 के बीच में फास्टिंग हो जानी चाहिए। अगर आप देर कराएंगे तो आपका लेवल कम आएगा और बहुत चूंकि कम बहुत देखने के अच्छी लिए जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आप ये दे रहे हैं, अमूमन बहुत कम लोगों को ये पता है। जी जी, दूसरा पीपी जो होता है पोस्ट प्रांडियल, प्रांडियल का मतलब होता है भोजन, तो भोजन के 2 घंटे बाद को हम लोग पीपी कहते हैं। अब एक देखिए भ्रम यहीं पे आता है, जो आपने ट्रूथ और मिथ की बात की, भ्रम आता है। बहुत सारे रोगी क्या करते हैं, वो दवा बिना खाए शुगर की जांच करा लेते हैं, वो देखने के लिए कि बिना खाए कितना है, लेकिन नहीं। 365 दिन में से जब आप रोज दवा खाते हैं तो आप क्यों चैलेंज स्वीकार करते हैं कि बिना, आपको देखना चाहिए दवा खा के मेरा शुगर कितना है। तो बिना दवा खाए शुगर की जांच ना कराएं। अगर रोगी अब दवा पे है तो दवा के साथ, और कई लोग उस दिन ज्यादा खाना खा लेते हैं कि जरा देखें कितना है। नहीं, अपनी सामान्य दिनचर्या में जो भी आप खाना खाते हो, जितने बजे आप खाना खाते हो, उस खाने के 2 घंटे बाद आप जांच कराएं। अब 2 घंटा कितना होना चाहिए, तो मेरी फिलॉसफी है और साइंटिफिक डाटा है कि खाना शुरू करने के 2 घंटे बाद आप जांच कराएं। उसको पीपी बहुत कहते हैं, पोस्ट प्रांडियल। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और हमारे साथ एक दर्शक लाइव भी जुड़े हुए हैं, मैं इनको जोड़ता हूँ। कुछ सवाल हमारे व्हाट्सएप चैट पे भी आए हैं, मैं उनको धीरे धीरे पूछूंगा आपसे डॉक्टर साहब। मैं इनको पहले जी जोड़ता जी हूँ। जी 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 आप बताएं। संजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं? जी, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। जी, एंड कृपा ईश्वर की। मेरे कुछ सवाल 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 हैं पूछे जैसे, संजय भैया चूंकि जी। हाँ, मेरे सवाल हैं चूंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, 4-5 सालों से हूँ, तो एक पेशेंट होने के नाते मेरे कुछ सवाल हैं। ठीक है, जैसे कुछ दवाएं चलती हैं, अगर अगर सही उसका, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है इतने साल के एक्सपीरियंस के आधार पे रहा है जी कि अगर सही ढंग से उसका डोजेज अगर फाइंड नहीं किया गया तो हाइपोग्लिसेमिया का सबसे ज्यादा डर रहता है। हाइपोग्लिसेमिया मतलब कि शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन होने लगता है। जी एक जी बार जी शुगर जी बढ़ जाए तो वो चल सकता है, लेकिन शुगर घटने पर वो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अगर जी ऐसे जी कंडीशन जी में मेरा पहला सवाल ये है कि अगर अचानक अगर आपको ऐसा लक्षण हो, क्योंकि ये लक्षण सिर्फ जिसको होता है वही महसूस करता है, जो इस रोग से जी ग्रसित नहीं है उसको ये समझ में नहीं आता कि हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर जी से हमारे शरीर में कंपन होता है, वो हमारे शरीर में जान नहीं रहता, हमारा ब्रेन काम जी नहीं करता है। ठीक जी है, जी जी सो तो मूलतः इनके ऐसा सवाल का कुछ जो कुछ जिस है ऐसी डॉक्टर साहब, लक्षण मैं समझता हूँ कि ये सवाल जानना मेरा ये चाहते है हैं। जी हाँ, मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ, ऐसी कंडीशन आ जाए त्वरित क्या किया जाए कि वो हाइपोग्लिकेमिया में जाने से बच जाए। बहुत अच्छा पहला प्रश्न आपने सवाल। पूछा है। मैं इसका उत्तर दे, पहले हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण बता दे रहा हूँ आपको। कई बार लोगों को लक्षण नहीं आते, एक आध लक्षण आते हैं। चक्कर आना, पसीना होना, हाथ पैर कांपना, घबराहट होना, बेचैनी होना और अचानक तेज भूख लगना। अचानक तेज भूख लगना बड़ा सामान्य लक्षण होता है, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। लोग समझते हैं मेरा अच्छा स्वास्थ्य है इसलिए मुझे अचानक भूख लगी, नहीं। अब लोग गलती क्या करते हैं, कई लोग चॉकलेट खा लेते हैं शुगर लेवल बढ़ाने के लिए। इसमें 20-20 का फार्मूला है। 20 ग्राम ग्लूकोज और 20 मिनट, माने 20 ग्राम ग्लूकोज लेके 20। अब हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है, जब आपका शुगर लेवल 70 से नीचे हो जाएगा, 70 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से नीचे हो जाएगा, तो आपको चक्कर आएगा, पसीना होगा, हाथ पैर कांपेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, अचानक तेज भूख लगती है। उसको हमको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी का होगा जिसको माइल्ड और मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया नाम महसूस हुआ हो। जब हम अपने भूख लगती है खाने को अवॉइड करते हैं, जो उसमें मेरे डलनेस होती है, सुस्ती होती है, वो एक माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण है। बिना हाइपोग्लाइसीमिया के हमको भूख नहीं लग सकती, एक बात। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि लोग क्या करें, तो तुरंत है कि ग्लूकोज या चीनी का सेवन करें, मीठे चीज का सेवन करें। चॉकलेट में चर्बी की मात्रा होती है, फैट होता है, वो धीरे 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 फूटेगा, तब आस्ते से ब्लड में पहुंचेगा, तो तुरंत शुगर लेवल बढ़ा के आपको आराम नहीं देगा। आपने पूछा कि एक्यूट फेज में बचने के लिए क्या करें, तो मीठे चीज का सेवन करें। वैसे मीठी चीज का सेवन करें जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो और चर्बी की मात्रा कम हो, जो बाइंडिंग एलिमेंट जिसमें ना मिला हो। जैसे ग्लूकोज ले लें, चीनी ले लें, गुड़ ले लें, इस तरह की चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। अगर शुगर लेवल आपको सामान्य करना तो 20-20 वाला फार्मूला बताया आपको। 20 ग्राम ग्लूकोज लेकर के 20 मिनट के बाद आप चेक करें। कई लोग गलती करते हैं, 8-10 चम्मच पी लेंगे और फिर तुरंत चेक करेंगे, नहीं बढ़ेगा। 20 मिनट कम से कम समय चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं मेरे शरीर में जाके फंसता, उसके बाद खून तक पहुंच करके उसका समय चाहिए उसको।
तो 20 ग्राम ग्लूकोज 20 मिनट। यानी जो लोग सोचते हैं कि जी। चॉकलेट खाने से उनका शुगर लेवल अगर कहीं से डिसबैलेंस्ड है तो वो ठीक हो सकता है, तो यानी उस चॉकलेट अवॉइड करना चाहिए के बजाय जी। कि उसकी जगह आप चीनी या गुड़ जो आपने बताया है जी। उन ग्लूकोज के उन माध्यमों का इस्तेमाल करें, चर्बी का कतई इस्तेमाल न करें। कुछ सवाल हम आपके और दर्शक जो व्हाट्सएप इसके फेसबुक के माध्यम से इन्होंने किया है कि व्हाट द प्रिकॉशंस, पांडे शास्त्र जी ने पूछा है, व्हाट द प्रिकॉशंस ए डायबिटिक पेशेंट हु इज डायबिटिक सिंस पास्ट 15 to 20 years मस्ट फॉलो। इनका कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसे सिस्टम हम लोग उस मुद्दे पे आते हैं। देखिए क्या होता है कि मेरे विचार से, जैसा हमने शुरू में अपने इस कार्यक्रम का थीम रखा कि लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस इज की टू कंट्रोल डायबिटीज। तो पहले हम लोगों ने बात की कि डायबिटीज क्या है, मधुमेह क्या है। तो मधुमेह क्या है? अगर हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा सामान्य स्तर से ज्यादा हो जाएगी तो मधुमेह है। दूसरा क्या है, इसके लक्षण क्या है? देखिए, जिनको हो गया उनको हम एक एक चीज बता सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं हुआ कैसे उनको बचाया जाए इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरे पास दोनों बर्डन है। क्योंकि आज जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी आपने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं, महामारी का स्वरूप ले रहा है और हमारे देश की बहुत आबादी को अफेक्ट कर रहा है। और मैंने जैसा आपसे बताया कि सेंसस बाजार के माने व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देता है। वो कहीं पर भी जाता है, उसके दिमाग के एक ही दिमाग के पिछले भाग में होता है कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो कर क्या सकता है? यही तो उसकी पॉजिटिविटी है। जब वो डिसाइड कर लेगा वो क्या कर सकता है, ईश्वर का दिया हुआ जो उपहार 10 साल उसके जीवन में जुड़ जाएगा, उसकी उम्र 110 साल हो जाएगी। अब ये आप डायबिटीज मूल मंत्र बता रहे हैं डॉक्टर साहब, इस चैनल के माध्यम से एक मूल मंत्र है जो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो मूल मंत्र क्या है? उसको शुरुआत बता करें रहे या हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करते आगे चलेंगे, हम आगे बताते लेते हैं हम चलेंगे? लोग उसको। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं बताऊं धर्मेंद्र, जितना आसान है कि जैसे हम लोग अल्फाबेट ABCD सीखे थे, वैसे आज डायबिटीज अगर रोगी जानना चाहेगा या जो चैनल से जुड़े हुए लोग जानना चाहेंगे तो डायबिटीज को आज के बाद वो लोग ABCD ही कहेंगे, या हिंदी में जैसे क ख ग घ अंगा में सीखा तो वैसे कहेंगे आज के तो बाद मैं से। चाहूंगा डॉक्टर साहब वो आप मूल मंत्र हमें इस कार्यक्रम के थोड़ा सा और आगे बताएं, तब तक हमारे काफी चलो। दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। और जी। एक मेरा सवाल है, बहुत जी। सारी गर्भवती महिलाओं में ये पाया जाता है कि उनकी शुगर लेवल अप होता है, उन्हें डर हो जाता है कि क्या उन्हें शुगर की समस्या हो गई है। तो उस जी। जी। स्थिति में क्या उनको बता आप सुझाव देना चाहेंगे, जानकारी क्या देना जी, चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने कहा। तो जैसा हम लोगों ने डायबिटीज चर्चा की, अब डायबिटीज का लक्षण क्या है? 4 लक्षण होते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और वेट लॉस। इसका मतलब क्या होता है? खूब भूख लगती है, खूब व्यक्ति रात में बार-बार पेशाब जाता है, दिन में नहीं, रात को बार-बार पेशाब जाता है, खूब प्यास लगती है और ज्यादा खाने के बावजूद भी उनका वजन गिरता है। आपने देखा होगा डायबिटीज के बहुत सारे रोगी हैं कि क्लासिकल सिम्टम उनका है कि ज्यादा खाते हैं खूब, तो सोचते क्या है कि हमारा शरीर अब हिस्ट-पुष्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी सामान्य भाषा में अगर हमारी भूख बढ़ी है, भूख लग रही है, इसका मतलब मैं स्वस्थ और निरोगी हूँ। लेकिन वो कहीं न कहीं रोग का एक लक्षण आता है। ज्यादा खाना, भूख से ज्यादा खाना या ज्यादा तीव्र गति का भूख लगना, ज्यादा खाना खाना और खाने के बावजूद मेरा वजन गिरना। आप समझिएगा धर्मेंद्र जी, खाने के बावजूद भी वजन का गिरना, सब सचेत हो जाए कि ज्यादा खाने के बाद वजन क्यों गिर रहा है और रात में बार-बार पेशाब जाना। तो ये डायबिटीज का लक्षण है, ज्यादा खाना, ज्यादा रात में पेशाब करना, ज्यादा पानी पीना और खाने के बावजूद भी वजन का गिरना। अब डायबिटीज जैसा आपने कहा, जिस एक औरतों में डायबिटीज बेसिकली 3 तरह के होते हैं, टाइप 1 और जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 क्या है? जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम हो जाती है उनको टाइप 1 डायबिटीज। जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम होती है ना, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं डायबिटीज हो गया। मेरे पास 200 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है, वो डायबिटिक। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि पिछले 3 वर्षों में 7 बच्चियों की शादी हमने कराई अपने प्रयास से, और जिसमें से 2 बच्चियों को बच्चे माने पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हुई है। तो इस समाज का भ्रम हम लोग अगले कभी एपिसोड करेंगे, उसमें तोड़ेंगे इस चीज को। तो पहला क्या हो? टाइप 1। टाइप 1 माने जिसकी उम्र 20 साल से कम है, अगर वो डायबिटिक हो गए तो टाइप 1 कहेंगे। 20 साल से ज्यादा उम्र है तो उसे हम लोग टाइप 2 कहते हैं। अब तीसरा आता है जेस्टेशनल। जेस्टेशनल माने क्या होता है कि जब माँ गर्भवती होती है, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनके शरीर में जो शुगर विकसित होता है, मधुमेह विकसित होता है, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब किनको होता है और होने के दुष्परिणाम क्या होते हैं? कई लोग जागरूक नहीं होने के कारण गांव में रहते हैं या लापरवाही कारण अपनी जांच नहीं कराते शुगर की, जिस कारण से आपने देखा हो कई सारी ऐसी महिलाएं जिनको मिसकैरेज ज्यादा होता है, माने कई बार बच्चे उनके शरीर से नष्ट हो जाते हैं। उसका कई देखा गया है कि उसका कारण शुगर होता था। जैसे कई माताओं के 3 बच्चे नष्ट हो गए, 4 बच्चे नष्ट हो गए, बाद में मालूम चला कि माँ को डायबिटीज हो गई थी उसके दौरान।
वो डायबिटीज ऐसी डायबिटीज होती है कि जो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, उस दौरान ही डेवलप होती है। उसके लक्षण उस दौरान ये आते हैं कि बच्चे का साइज बड़ा हो जाएगा, नहीं कंट्रोल होगा, मां को रिस्क फैक्टर कवर रहेगा और मिसकैरेज हो जाएगा। उसका भी लक्षण वही है। यानी माना जाए लेकिन डॉक्टर साहब जी, कि वो लक्षण जो होते आपकी हैं आवाज नहीं वो आ रही टेम्पररी। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो माना जाए कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं जिनकी धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही धर्मेंद्र जी। आपको आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब? हेलो, आपको आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब? आप अपना माइक अनम्यूट करें। डॉक्टर साहब अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको? नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही धर्मेंद्र जी। ए, आवाज एक बार देखिए, एक बार चेक करिए दर्शकों को नहीं आ रही, हमारी आपकी आवाज आ आवाज रही नहीं आ है। रही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ दर्शक, मैं आपको एक बार फिर से कनेक्ट करता हूं। दर्शकों को हमारी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं एक बार फिर हम से तो आप देख एक रिकनेक्ट। दूसरे को रहे हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है? आवाज पहुंच रही है? कनेक्ट करिए धर्मेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन आपकी नहीं आ रही है। आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, मैं बोलूं तो अब हम लोग आते हैं कि डायबिटीज के प्रकार कितने हैं। तो जैसा हमने बताया, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। अभी इस कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको जो कोरोना से पीड़ित रहे हैं, उन्हें डायबिटीज नहीं रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कोरोना के इलाज के दौरान उनको डायबिटीज हो गया है या उनका शुगर लेवल बढ़ गया है। उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग इंड्यूस डायबिटीज। तो घबराए नहीं, ऐसी स्थितियां आएंगी जैसे उनका शुगर सामान्य, जब उनको दवाएं कुछ चल रही, स्टेरॉइड दवाएं चल रही, जैसे वो दवाएं बंद होंगी, आगे चल के वो सामान्य हो जाएंगे। तो जो कोरोना के टाइम पे रोगी जो इलाज के दौरान जिनको डायबिटीज विकसित हुआ है या जिनके शरीर में डायबिटीज विकसित हुआ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक सामान्य है। ये दवा कारण उनको डायबिटीज, उसको भी हम लोग गिनते हैं कि ड्रग इंड्यूस डायबिटीज। ये भी बहुत बड़ी कारण है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग गुर्दा के पेशेंट होते हैं जो गुर्दा ट्रांसप्लांट करा के आते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करा के आते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट कुछ दवाएं ऐसी होती है जो इम्यूनिटी लेवल डाउन करने के लिए दी जाती हैं, उनके भी दवाओं के साइड इफेक्ट से शुगर लेवल बढ़ जाता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसी वो दवाएं बंद होंगी ऑटोमेटिक वो सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब आपकी आवाज धर्मेंद्र जी नहीं आ रही है। अभी अभी आपको मिल रही है? आप टेक्निकली एक्सपर्ट है, देखिए कैसे करेक्ट किया जाए। हमारे दर्शकों को अब हम आपकी लोग आते हैं हमारी कि डायबिटीज हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं। एक अनुमानत ऐसा है जो हमारा अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन या आईडीएफ का एटलस कहता है कि 6% से ज्यादा भारतीयों में डायबिटिक है, 6% से ज्यादा। लेकिन अभी परसों मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, 14% के आसपास लग रहा है कि 2030 तक डायबिटिक हो जाएंगे। अब आप सोचिए, 6% से 2014 में हम 6% थे, 2030 में हम 14 हो जाएंगे, में 8% का इजाफा, मोर देन डबल। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। एक कार्यक्रम में मैं बोल रहा था बीएचयू में, तो मैंने एक ही बात कही कि हमको ये चिंता करने की जरूरत हमको नहीं है कि कैसे क्या करें। 2014 में विश्व के टॉप 10 देशों का एक आंकड़ा आया जिसमें जापान 6वें नंबर पे है। 2014 में जापान 6वें नंबर पे है डायबिटिक में, विश्व की डायबिटिक आबादी के आधार पे 6वें नंबर पे है। लेकिन आपको, मेरे दर्शकों को जानकर ताजुब होगा, 2030 का जो एस्टिमेशन है वो जापान 10 से बाहर है, और जो बांग्लादेश 12वें नंबर पे है, बांग्लादेश 6वें नंबर पे आ जाएगा। तो जरा चिंतन का विषय है कि क्यों जापान 6वें नंबर से 10 के बाहर हो जाता है और क्यों बांग्लादेश 12वें नंबर से 6वें नंबर पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली इसके लिए जिम्मेदार है। अब वो जीवन शैली है क्या? ऐसा नहीं कि डायबिटीज अभी हो गया, अनादिकाल से इसका इतिहास है। सुश्रुत और चरक संहिताओं में इसका इतिहास है। इसको बहुमूत्र के नाम से जानते थे। 2000 साल से पहले का इसका इतिहास है, उसमें इसको गुर्दे की बीमारी समझते थे।
जब व्यक्ति को ज्यादा पेशाब होता था तो लोगों को लगता था कि इनको गुर्दे की बीमारी हो गई, लेकिन डायबिटीज कंफर्म करने के लिए आज हम ग्लूकोमीटर से या लैब में जाके अपने शुगर को टेस्ट करा लेते हैं। मेरे दर्शकों, आपको जानकर ताज्जुब होगा हमारा वैज्ञानिक इतिहास भारत कितना मजबूत था कि पहले जांच कैसे करते थे। जो हमारे उस समय के ऋषि महर्षि थे, वो व्यक्ति के मूत्र को लेकर के स्वाद करते थे, और अगर उसमें मीठापन होता था तो कहते तुम्हें बहुमूत्र की बीमारी है, तुम्हें ये इलाज है। हमको तो गर्व होता है हमारे समाज में इतनी डायबिटीज फैली, ये चिंतन का विषय है। उसमें जागरूकता का ही रोल आता है कि कैसे डायबिटीज को हम जागरूक होकर के कैसे अपने आप को और अपने देश को डायबिटीज से बचाएं। अब अगर किसी सामान्य आदमी को देखना है कि उसे डायबिटीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बहुत आसान तरीका है, इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज एक टेस्ट होती है। उसमें क्या करते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज लेकर के 75 ग्राम 100 ग्राम ग्लूकोज का डब्बा लीजिए, 4 चम्मच उसमें से निकाल दीजिए, बाकी बचे हुए ग्लूकोज को 1 गिलास पानी में घोलिए और पी लीजिए उसको। आप 1 घंटे बाद जाके जांच कराइए अपनी शुगर की, और 2 घंटे बाद जाके जांच कराइए। किसी भी कंडीशन में अगर 200 मिलीग्राम से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको डायबिटीज होगी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है और बहुत आवाज नहीं आ रही धर्मेंद्र जी, शॉर्ट में आने वाले आपने समय में आपको डायबिटीज होगी। अब हम लोग आते हैं कि इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, जैसा मैं बताया कि 2014 में ये आंकड़ा है कि हमारे देश में 6% आदमी को डायबिटीज है। 2030 में कैसे 14 हो जाएगा, इसका मतलब 8% जो हमारे देश की आबादी है वो प्री डायबिटिक, वो डायबिटिक के मुहाने पर खड़ी है। यूं समझ लीजिए कि अगर बाउंड्री लाइन है तो बाउंड्री के इस तरफ जिनको डायबिटीज हो गया, और बाउंड्री के तार इतनी लंबी 8% आबादी की लाइन लगी, करीब 12-13 करोड़ लोगों की लाइन लगी हुई है कि हमको मौका मिले मैं जल्दी धक्का मार के उसमें प्रवेश कर जाऊं। वो बेचैन है इसमें प्रवेश करने के। लेकिन अगर उस 8% आबादी को हम बचा लिए प्री डायबिटीज से डायबिटीज होने के लिए, तो शायद अपने देश को बहुत सारी भयावहता से हम बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है, ये सोशल बर्डन है, शारीरिक बर्डन है, लेकिन अगर हम जागरूक हैं तो हम 110 साल जिंदगी जिएंगे। कैसे? अब हम लोग आते हैं कि जैसा हम लोग चर्चा किया फास्टिंग पीपी, अब बहुत अच्छा विषय है। हमने कहा था आपसे कि अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपका शुगर की जांच ज्यादा है फास्टिंग की, तो आप डायबिटिक है। लेकिन 110 से और 126 जो स्टेज होता है, अगर आप शुगर की जांच कराते हैं 110 से कम है, इसका मतलब नॉर्मल है, लेकिन 110 से 126 के बीच में तो आप प्री डायबिटिक थे, माने आप डायबिटिक होने के मुहाने पर खड़े हैं। आप डॉक्टर साहब की आवाज संभवतः मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है, और मैं भी एक दर्शक को भी अभी मैं जोड़ता हूं, संभवतः इनका जिनका सवाल था। संजय उपाध्याय जी, आपको आवाज मेरी आ रही है? तो बहुत ही अच्छा एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया डॉक्टर जेपी मिश्रा जी ने, कि डायबिटीज के लक्षण क्या है और क्या ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको लोग एक भ्रम के रूप में अपने आप को जीते हैं, जो भ्रम के रूप में लोगों को लगता है कि ऐसा भ्रम है। और मैं फिर से जोड़ने की कोशिश करता हूं डॉक्टर जेपी मिश्रा जी को। नेटवर्क की समस्या है। तो एक इंफॉर्मेशन, बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दिया है, और आगे भी वो हम सबके बीच काफी लोकप्रिय ये हमारा संवाद कार्यक्रम होते जा रहा है, और लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे हमारा संवाद के माध्यम से यह एक प्रयास है कि लोगों को हम किस तरह से जागरूक करें। और हमारे बीच आ गए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जेपी मिश्रा जी आ गए हैं, पुनः उपस्थित हो गए। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी एकदम क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, तो आप कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब जी। जी, तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे फास्टिंग और पीपी के बारे में, प्री डायबिटिक के बारे में बात कर रहे थे। हमारे लिए सबसे बड़ा आज के इस कार्यक्रम को हम लोग सफल तभी होगा, हमारा लक्ष्य तभी सफल होगा अगर हम प्री डायबिटिक को डायबिटिक में परिवर्तित होने से रोक पाए। साथ हमारे देश के प्रति सबसे बड़ा हम सबका योगदान होगा। यानी इलाज की तरफ बढ़ने से पहले हम उनको क्योर कर सके, उनको इलाज या दवाइयों से पहले हम उनको कोशिश कर सके कि हम उन्हें किस तरह से डायबिटीज ना होने दें, प्री डायबिटिक के ही उसी स्टेज पे हम उनको रोक सके।
रोक ले। जैसे अभी आपने कहा ना कि हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं चलता है कि उनको डायबिटिक, अभी हम लोग चर्चा में बात कर रहे जी थे, जी उसको प्री डायबिटिक कहते हैं। प्री डायबिटिक क्या होता है? खाली पेट वाली जो फास्टिंग जांच होती है, अगर आपकी 110 से 126 के बीच में, तो आप मानिए कि आप प्री डायबिटिक है, आप चेत जाए। अगर खाने के बाद वाला, जैसे सामान्य 130 से 160 होता है, लेकिन आपका 160 से लेकर 200 के बीच में है, तो आप सजग हो जाइए कि आप प्री डायबिटिक हैं। ठीक। एक तीसरी जांच होती है, जो मैंने पहले आपको बताया, IFG, 75 ग्राम ग्लूकोज लेके कोई भी व्यक्ति दो खाने के ग्लूकोज 1 गिलास पानी में ले घोल के पी ले और 1 घंटे बाद कराए, 2 घंटे बाद कराए, उसका अगर 180 से भी ज्यादा रहा है, तो मान ले कि आने वाले समय साल 2 साल में डायबिटीज की चपेट में आएगा। तीसरा आता है HbA1c, जो विगत 3 महीने कंट्रोल बताता है। डॉक्टर ऐसा गाइडलाइंस कहती है कि 7 से नीचे रखना। मैं कहता हूं कि अपने भारतीयों को 5.5 से अगर ऊपर आपका आ रहा है, तो आप सचेत हो जाइए कि आप डायबिटिक होने के कगार पे। अब आपको डायबिटीज का कारण क्या है? हमने बता दिया सबसे बड़ा डायबिटीज सवाल यही आता है कि क्या कारण है। डायबिटीज का कारण। एक जी, लोग को अंदर कुछ कहते हैं कि हमारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स बहुत रहे बात हैं है। हमारे फैमिली में। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि जो अमूमन लोगों की सामान्य भाषा में कही जाती है कि दिनचर्या का आपका अगर बदलाव होता है तो डायबिटीज जी, की सबसे पहला कारण होता है। इस पर डॉक्टर साहब बहुत एक बढ़िया, एक बहुत बढ़िया एक प्रश्न आपने एक किया है। सुझाव जी, आपका। जी देखिए पहला तो जेनेटिकल आते हैं। अगर ये केवल जेनेटिकल बीमारी होती धर्मेंद्र जी, तो हमारा इतिहास तो हजारों साल का है। ये भयावहता 1992 के बाद नहीं समझ में आती, उसके पहले भी आती। आज जो समाज के हम 8%, 6% डायबिटिक आंकड़ा दे रहे हैं, तो हमारी तो बीमारी पहले भी दिखनी चाहिए थी। तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पश्चिमी देश के वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि पहले हिंदुस्तान में लोगों की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी, मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। एक माँ के 6 बच्चे हुए, 5 मर गए, तो छठवें का माँ ने नाम रख दिया घुसे या मुसे। तो माँ को लगा कि इसको नजर नहीं लगी, इसीलिए मेरा बच्चा बच गया। हो सकता है माँ जेस्टेशनल डायबिटिक हो, क्या लेकिन बात ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को लेट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो डायबिटीज से जो दुश्वारियां शरीर में होती है, वो होती, लेकिन वो दुश्वारियां कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो इसका मौलिक कारण जो मैं मानता हूं, वो हमारी आधुनिक जीवन शैली। अब अगर जेनेटिकल कारण होता तो पहले भी होना चाहिए। हमने एक लाइन दिया है, लोग कहते हैं जीन्स आर आवर मास्टर, तो मैं कहता हूं ना, जीन्स आर आवर सर्वेंट। जीन्स क्या है? जीन्स सर्वेंट ऑल होता है। कैसे? आर सर्वेंट नॉट अ मास्टर। सर्वेंट। क्या मास्टर बात है। कैसे? जैसे लोग कहते हैं कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। अपने कर। तो जीन तो आपको मिल गया, बाढ़े पूत पिता के धर में, माने जीन मटेरियल तो आपको मिल गया, लेकिन हम्म। खेती उपजे अपने कर में, ये क्या हो गया? आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो गया। जीन मटेरियल क्या हो गया? बाढ़े पूत पिता के धर में। इसका डायबिटीज से बड़ा संबंध है। अगर आप अपने इतिहास को कोरिलेट करेंगे, तो बाढ़े पूत पिता के धर में मीन्स आपको जीन मटेरियल जो मिला है पिता का, उससे तो आपका डेवलपमेंट होगा। बहुत सरल शब्दों में और बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को जी, समझा रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग जो कहते हैं खेती जेनेटिकल उपजे डिसऑर्डर्स है अपने कर्म में। जी, अपने कर में। तो जी खेती तो अपने कर्म से उपजेगी। अब मेरा कर्म क्या है? जैसे हम लोग आज सुन रहे हैं कि कोरोना का वायरस म्यूटेट कर रहा है, बड़ी सामान्य भाषा में RNA ओरिएंटेड है, म्यूटेट, तो मेरे अंदर भी म्यूटेशन होता है। हम भी म्यूटेट किए, तो मेरा जीन्स भी म्यूटेट कर रहा है साहब। अगर जैसे हमसे कहा जाए एक सिग्नेचर को आप 20 बार करिए, तो हमारे सिग्नेचर बदलते, तो सिग्नेचर का म्यूटेशन कहा जाता है उसको। तो वैसे ही हम अपने जीवन शैली को जब बदलेंगे, तो मेरा जो जीन का बनावट है, वो किस तरह से खाने के लिए बनावट है, अगर अपने इतिहास में चले जाए, मोटा खाओ, मोटा सोचो और मोटा पहनो। हमारा मोटा आपका खाओ इतिहास मोटा नहीं है। सोचो मोटा पहनो। मोटा पहनो, आप याद करिए, खद्दर पहनते थे, मोटा सूती कपड़ा पहनते थे। अपने 25-30 साल पुराना है बस इतिहास देख ले, हमने अपने जन्म से देखा है, बहुत कोरिलेट करता हूँ चीजों को। अब मोटा सोचते थे, क्या करते थे? अरे ठीक है, जय विधि राखे राम, सही विधि रही हो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कितना बढ़िया सभ्यता ने हमको दिया है, और हमने क्या माने किया साहब? सरलता, जितनी अपनी सरलता और जितना अपने जीवन में आप आचरण लाते हैं, और उतना ही आप मोटा सुखद खाओ। जीवन व्यतीत करेंगे। जी, मोटा खाओ का मतलब क्या? हमारे खाने में रफेज मटेरियल बहुत ज्यादा था, फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। मोटा सोचो मीन्स कोई वही जो राम रचि राखा। हमारी साइकोलॉजी बहुत हमेशा पॉजिटिव रहती थी। अब की जनरेशन क्या हो गई है? बहुत अरिथमेटिकल हो गई, बड़ी लॉजिकल हो गई। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बोल रहा था, मैंने यही कहा कि अरिथमेटिकल लॉजिकल जनरेशन ने हमें डायबिटीज तरफ कर दिया, हमारी सोच ने हमको डायबिटीज तरफ कर दिया। हर चीज हमको एविडेंस बेस्ड चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए एविडेंस बेस्ड, सारी चीज हम एविडेंस पे बात करते हैं। अब हुआ क्या साहब कि हमारी, पहला हमने क्या बताया कि हमारी बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में, तो जीन मटेरियल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर हो गई? अब हमारा जिम्मेदारी क्या है? हम क्या करने लगे? एक हमने
छोटा सा काम किया है, पूछा है लोगों से कि किसी, अपने दर्शकों से भी पूछता हूं कि किसी ऐसे अंग का नाम बताइए जो मेरे सारे अंगों को खतरे में डालता है। तो बहुत सारे दर्शक कुछ भी बताते हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे भी पूछ रहा हूँ, किसी ऐसे अंग का नाम बताइए जो मेरे सारे अंगों को खतरे में डालता हो। मुझे तो लगता है कि मस्तिष्क ही है ऐसा, दिमाग। नहीं ना साहब, वो अंग है मेरा जुबान, जीभ। अगर हम अपने जीभ को छेंच के जीभ को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कुछ खाएंगे तो मेरे सारे अंग खतरे में चले जाएंगे, हमको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाएगी, सारे अंग मेरे खतरे में जाएंगे। यानी जीभ पे और इसका, कंट्रोल ही, जीभ पे कंट्रोल भी आपके स्वास्थ्य का राज है। हाँ, माने हम क्या करते हैं, हम स्वाद ओरिएंटेड हो गए। आज हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में, इस पार्टी में, इस घर में कितना टेस्टी खाना बना है। हम स्वाद की बात करते हैं, हम नहीं कहते कितना पौष्टिक खाना बना है। तो स्वाद बिल्कुल से, सही बात है। टेस्ट से हम पौष्टिकता को दूर कर दिए, समझिए बात को। हमने पौष्टिकता को, आज हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, भारतीयों की इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी रही साहब, भारतीयों का तो इतिहास रहा इम्यूनिटी का। आज इम्यूनिटी क्यों कंप्रोमाइज होगी? क्योंकि हमने स्वाद को पौष्टिकता से दूर कर दिया। आज हम किसी होटल में जाते हैं तो क्या करते हैं, वेरी टेस्टी, वो लिखता है ना टेस्टी फूड, वो कहीं नहीं लिखता है कि पौष्टिक भोजन। और उसी तो पे हम हमने, आकर्षित हो जाते हैं। जी, तो हमें क्या करना है कि इस चेंज को, पहला हुआ कि इस चेंज से अगर हमने स्वाद को किया तो हमारे सारे अंगों को खतरे में डालेगा। दूसरा, अगर इसका हमने दुरुपयोग किया तो सामाजिक रूप से खतरे में आएंगे। तो नेम द ऑर्गन व्हिच पुट्स ऑल द ऑर्गन्स अंडर रिस्क इज द टंग। तो जिसने अपने यानी चेंज पर नियंत्रण किया, जुबान, जीभ पर कंट्रोल करिए, आपका भविष्य उतना ही बेहतर रहेगा। बेहतर सामाजिक और शारीरिक दोनों, सामाजिक एवं शारीरिक दोनों तरीके से, बिल्कुल सही दोनों। बात है। आपने एक अच्छा सुझाव दिया है डॉक्टर साहब कि जी बहुत सारी ऐसी जानकारी, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जी इससे काफी लाभान्वित हैं। कुछ कुछ दर्शकों को मैं सवाल अभी लेता हूं कि जी इसमें सत्येंद्र जी हैं, सत्येंद्र उर्मिला शर्मा जी, इन्होंने कहा है कि सर अगर किसी व्यक्ति को शुगर के साथ हार्निया हो तो वो जी किस प्रकार के व्यायाम करे, यानी क्या रोजमर्रा ऐसी कौन सी चीजें अपने जीवन में अपनाए कि अगर हार्निया जी। के पेशेंट हो और शुगर की भी समस्या हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, हार्निया के किसी भी पेशेंट को वेट बियरिंग कोई भी एक्सरसाइज नहीं, कि जिससे वजन उठाने वाला कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो आप तो पहला काम करिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने रोगी से कहते हैं अगर अच्छा शुगर नियंत्रित करना तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जरूर करें। और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होता है कि वेट बियरिंग ही होता है, जो रेजिस्टेंस मस्कुलर एक्सरसाइज होता है। तो आप झटके से किसी वजन को ना उठाएं, लेकिन अगर आप अपने जैसे इस मसल को, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, इस मसल को अगर आप 1 किलो का डंबल लेकर के रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट इज गुड इनफ कि आप इसको करिए। दूसरा, आप वो एक्सरसाइज करिए जिसमें आईएनजी लगी हो, एक्सेप्ट आईएनजी क्या है स्लीपिंग। डॉक्टर साहब? बता दे रहा हूं। जैसे क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ते हैं, आईएनजी का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट स्लीपिंग, सिटिंग एंड ईटिंग। 3 आईएनजी को एक्सप्लेन कर दे, अगर हटा दे आप तो स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग सब में आईएनजी लगा नहीं लगा है। तो आप सारी एक्सरसाइज करिए जिसमें आईएनजी लगा हो। जैसे रनिंग कर सकते हैं आप, साइकिलिंग कर सकते हैं आप, स्विमिंग कर सकते हैं आप, वॉकिंग कर सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं आप, सब शुगर अच्छा करेगा। अब इसमें हम लोग आते हैं कि कितना करें। एक टॉपिक ले ही लेते हैं धर्मेंद्र जी, एक्सरसाइज कितना करें। बिल्कुल बिल्कुल एक्सरसाइज सही बात। अपनी मैं ये क्षमता पूछने का ही वाला था आधार। कि कितना करना चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना समय देना चाहिए एक्सरसाइज में। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा समय देते हैं तो उनको कमजोरी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि एग्जैक्टली, नहीं मुझसे नहीं हो पाता है, तो उन्हें कितना समय जी देना चाहिए अमूमन, और क्या करना चाहिए, कौन से व्यायाम के कुछ प्रकार बता दें उसमें? जी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत आसान। एक तो मैंने आईएनजी वाला बता दिया आपको कि जी सिटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग छोड़ करके बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक, जी सब जी। व्यायाम ही है। हम्म, तीसरा, जैसा आपने पूछा कितना कर सकते हैं, तो हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। अपनी क्षमता का आधा करें, जिससे आपको बहुत थकान हो उसका आधा एक्सरसाइज करें आप। क्लियर, मानक बता दे रहा हूं। तीसरा, वॉकिंग का, रनिंग का, साइकिलिंग की स्पीड क्या हो, जब आपका सांस ना फूले, जब तक आपका सांस ना फूले। स्पीड का मानक कितना होना चाहिए, जब तक आपका सांस ना फूले। जैसे ही आपका सांस फूलना शुरू हो जाए तो आप सचेत हो जाइए कि आपको अपनी स्पीड को ब्रेक करके और मॉडरेट करना और स्लो कर देना है। क्लियर। यानी कि चौथा, कितना जब करें। जब सांस अगर फूलने लगे, तो बहुत अच्छा हाँ, सुझाव आपने दिया है, बहुत अच्छी जानकारी दी है कि सांस जी फूलने तक की एक जो लिमिटेशंस हैं वो उसको फॉलो करना चाहिए। जी जी एग्जैक्टली। डॉक्टर जैसे साहब। कभी
कोई वॉकिंग करने गया और उससे मोबाइल पे आप बात कर, उसका सांस फूलता पकड़ लेते हैं, अरे भाई सांस क्यों फूल रहा है, इसका मतलब वो अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, स्पीड उसकी ज्यादा है। अब हम लोग आते हैं कि एक्सरसाइज है क्या। बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं, कई सारी महिलाएं आती हैं, बोले डॉक्टर साहब कुल तक घरे का काम दिन भर करी, सारा काम करते फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है, आप कहते हैं एक्सरसाइज करिए। तो घर का काम और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो मैं उनसे कहता हूं कि बहन जी, जब आप माँ थी या हमारी जितनी माताएं, उनके पेट में बच्चा बाएं से दाएं, दाएं से बाएं चलता है, तो क्या बच्चा वो एक्सरसाइज करता है? उसे क्या कहती है? तो हंसती हैं सब। एक्सरसाइज है क्या? एक छोटा सा डिफरेंस है, हरकत और एक्सरसाइज में क्या अंतर है। जब कोई भी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है, सेम तरह की हरकत हम करते हैं, जो 20 मिनट से ज्यादा चलता है, वो एक्सरसाइज। फिर से इसको एक बार जनता को फिर से बताएं डॉक्टर साहब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आप पॉइंट्स इतने सरल शब्दों में आप समझा रहे हैं कि मुझे लगता है कि आज सच में ये संवाद सार्थक संवाद में से कंप्लीट हो गया। फिर से उसको डॉक्टर साहब फिर से कहें। जैसे हरकत और व्यायाम में क्या अंतर है? हरकत कहें, हरकत कहें, वो सामान्य भाषा में कोई भी हरकत अगर सेम स्टाइल का सेम हरकत हो रहा है, अब 20 मिनट से ज्यादा समय तक चल रहा है हरकत, तो व्यायाम है। Any structured activity which continues or lasts for more than 20 minutes is called as exercise. जैसे घर की महिलाएं अगर पोछा लगा रही हैं, अगर पोछा 20 मिनट से ज्यादा समय तक लगा रही तो व्यायाम मान लीजिए। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इसमें सारे ग्राउंड बंद है, अगर आप सीढ़ी घर की चढ़ रहे हैं, 20 मिनट से ऊपर चढ़ रहे हैं तो व्यायाम है। अगर उसको आप 20 मिनट से पहले टर्मिनेट कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे, फिर से वो व्यायाम नहीं है। अपने दिमाग से भ्रम को निकाल दीजिए कि हम तो सीढ़ी चढ़ते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, हम साइकिल, कोई भी 20 मिनट से पहले अगर कोई भी एक्टिविटी आप खत्म कर दे रहे हैं, इट इज नॉट ए एक्सरसाइज। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, हरकत और व्यायाम में समझ लें, व्यायाम आपके लिए कितना लाभकारी है और व्यायाम कितना देर का करने पर लाभकारी है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हरकत और व्यायाम के माध्यम से बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में और बहुत ही कुछ मूल मंत्र के माध्यम से इस संवाद के माध्यम से डॉक्टर साहब आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। मैं कुछ एक और सवाल मैं लेता हूं डॉक्टर साहब कि इन्होंने पूछा है, एक तो आपके ही संभवतः मुझे लगता है पेशेंट है तपस दास जी, उन्होंने आपको, आप डायबिटीज के बहुत ज्ञानी है, आपका काउंसलिंग बहुत ही प्रभावशाली है, पता नहीं कितने लोगों का आप जीवन दान किए, समझाया और उचित जीवन शैली बताई। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है सर, कैरी ऑन। ये दर्शकों का प्यार है, प्यार मिलता रहता है और बहुत बहुत अच्छा है। और संजय राजपाल जी ने कहा है कि धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, यू गॉट द होल्ड ऑफ द बेस्ट मैन, थैंक यू। ये आप सब दर्शकों का प्यार है जो हमको इस तरह से आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। संजय राजपाल जी का ही सवाल है कि सर इन कोरोना टाइम्स व्हाट अ डायबिटिक पेशेंट शुड डू, यानी कोरोना में देखते हुए जहां लोगों को कहा गया है कि डायबिटीज के माध्यम से और कई समस्याओं के माध्यम से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो कोरोना उन्हें पकड़ता है जहां इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, तो कोरोना और डायबिटीज कैसे कोरिलेट करते हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा बोला आपने। जैसा हमने कहा कि आपने कहा कोरोना, कोई भी बीमारी अगर आपके जैसे दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक आगंतुक बीमारी कहते हैं जो बाहर से आपके शरीर में आती है, एक स्वतः आपके शरीर में पनपती है। तो जो बाहर से आपके शरीर में आती है और आपके लिए खतरा होता है, तो आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता उसको लड़ती है। जैसे हमारे बॉर्डर पे मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है, कोई बाहर से आएगा तो हमारी बॉर्डर से जितने फोर्सेज हैं सब लड़ते हैं, तो वैसे सिस्टम बॉडी का मैकेनिज्म वही है। बॉडी का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, धर्मेंद्र जी, सब डिप्लॉयमेंट है। संजय जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अब आती है हमारी इम्यूनिटी कमजोर क्यों होती है। डायबिटिक अगर है तो उसकी इम्यूनिटी क्यों कमजोर होती है? क्योंकि डायबिटिक अगर है तो हमारे शरीर की जो वेस्कुलोपैथी होती है, ब्लड वेसल, जैसे हमारे शरीर में कोई भी चीज होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है खून के माध्यम से। खून एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ट्रांसपोर्टर और कुली का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के। तो जब आपके शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होगी तो वो जो ट्रांसपोर्टर है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा शुगर कैरी करने के लिए। वनस्पति ऑक्सीजन कम कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय तक रहेगा, उदाहरण तौर पर मैंने आपको बताया। तो जब वैसे ही आपके शरीर में पोषक तत्व भी कम पहुंचेंगे, क्योंकि बेचारा मजबूरन जो कूली है, जैसे कहीं पे बहुत ढेर सारा सामान इकट्ठा हो जाए, अब बहुत छोटे छोटे चीजों की जरूरत है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, खाली करने ढेर वाले ज्यादा वाले को उठाते हैं पहले उसको। तो वैसे जब शुगर सामान्य ज्यादा हो तो पोषक तत्व हमारे शरीर में कम पहुंच पाते, जो कि हमारी इम्यूनिटी में योगदान देते हैं। इम्यूनिटी में बहुत बड़ा योगदान देखिए, भारतीयों में पहले वो बीमारी नहीं थी,
आज से 8-10 साल पहले जब मैं कहता तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे। मैं कहता था कि आने वाले समय में बीमारी जो होगी महामारी का रूप लेगी विटामिन डी की कमी। अब जब भारतीयों को विटामिन डी दी जा रही, तो मैं बहुत दुखी हुआ देख करके कि जो हमारे प्रकृति ने हमें टोपोग्राफिकल कंट्री के नाते हमारे प्रकृति ने हमको इजीली दिया है, फ्री में दिया है, उसका हम सेवन नहीं कर रहे हैं, उसका हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व ही ये बता दिया कि इम्यूनिटी की समस्याएं आगे आने वाले समय में होने वाली। और धर्मेंद्र जी, आज आपको जान के अच्छा लगेगा, 2019 में मेरी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आने वाला भारत जो है वो हमारा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कंप्रोमाइज भारत होगा, इसलिए आप प्रोटीन मटेरियल पीडीएस सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड कराइए। तो शायद आपको जान के अच्छा लगेगा, 1 किलो जो चना दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं शायद प्रधानमंत्री जी की निगाह मेरा भी एक साथ सलाह रहा हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुझाव आपका उन्होंने कुछ माना भी था और आगे बढ़ाया था। जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें। जी, अब हम लोग आते हैं कि इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी, विटामिन डी का योगदान है, न्यूट्रिएंट का योगदान है, पोषक तत्व का योगदान है, जो हम भोजन करते हैं उसका योगदान है। अब इन सब चीजों जो हमारे सही समय पे सही अंगों पे पहुंचेंगे तभी तो मेरे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होगी। और जब शुगर लेवल बराबर बढ़ा रहेगा, उसको कैरी करने में ज्यादा हमारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो पोषक छोटे छोटे चीज छूट जाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी गिर जाती है। तो शुगर कंट्रोल करना पहली जरूरत है, पहला पायदान है, उसके बाद हमारी प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। यानी अगर शुगर कंट्रोल करते हैं तो इम्यूनिटी, हमारा प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ने लगता है। शुगर को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। बता दे रहा हूँ, बहुत जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 110 साल उम्र हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी बता दे रहा हूँ। डायबिटिक एक साइलेंट बीमारी है, किसी को जल्दी मालूम नहीं चलती कि उसको डायबिटिक है। या अगर आदमी जागरूक है और डायबिटिक है, माने मधुमेह रोगी अगर जागरूक है, तो कैसे बीमारी से बच सकता है। धर्मेंद्र, देखिए, आप समय पे अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएंगे, समय पे अपने ब्लड शुगर की जांच कराएंगे, समय पे अपने आंखों की जांच कराएंगे, समय पे अपने गुर्दे की जांच कराएंगे, क्योंकि आप कुशल चिकित्सक की निगाह में होते हैं। जब आप जांच कराते हैं तो चुपके से आपके शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होती। जैसे किसी का गुर्दा जब 2/3 खराब होता है तब उसको लक्षण मिलना शुरू होता है। किसी की आंख की रोशनी जब बहुत असर पड़ जाए तब लगता है कि हाँ, आंख की रोशनी मेरी कम हुई है। लेकिन अगर डायबिटिक जागरूक है और नियमितः उन सब मानक के तहत अपने आप को फिट रख रहा है, तो उसको चुपके से उसके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। तो उसकी उम्र 10 साल से क्या 11 साल भी ज्यादा बढ़ सकती है, चुपकी वाली बीमारी नहीं आएगी। बशर्ते उसे क्या होना पड़ेगा, पहला इलाज का पायदान जागरूक होना पड़ेगा। तो उसकी उम्र 110 साल हो गई ना, अगर जागरूक रहेगा तो उसकी उम्र चुपके से कोई बीमारी शरीर में नहीं आएगी, उम्र उसकी 110 वर्ष होगी। अब हम लोग आते हैं धर्मेंद्र जी की, डायबिटीज हमारे देश की बीमारी डायबिटिक नहीं है साहब, हम उसके कारण पे आते हैं। तो कारण पे अगर हम आए, समय है ना अपने पास में? बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और दर्शकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और सवाल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, तो आप कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। जी, बहुत तकलीफ होता है देख करके जब हमारे देश में मोटापा और डायबिटीज की चर्चा होती है। कितना विरोधाभास है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की 60% आबादी कुपोषित है, और एक तरफ हम कहते हैं हिंदुस्तान की 20% आबादी मोटापा की शिकार है साहब। बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया भी है और इसका एक विश्लेषण भी किया है कि एक तो मोटापा और ऊपर से कुपोषण। जी, कुपोषण और मोटापा दोनों साथ साथ कैसे डेवलप होते हैं। अब आपको बताऊं कि मोटापा कई तरह के होते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। भारतीयों में जो मोटापा कॉमन है उसी की मैं चर्चा कर दूं। मेरे भाई और बहनों अगर उसको परिवर्तन कर दें तो अपने समाज को बचा सकते हैं इस भयावह महामारी से। मोटापा बीमारी है, अंडरलाइन कारण उसका, जैसे अगर हिडन कारण देखा जाए तो मोटापा है डायबिटीज का। उनमें क्या होता है, आप देखते होंगे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका लीन थिन बॉडी मास होता है, मानो उनके इस पे कंधे पे बाजुओं में मांस कम होगा लेकिन पेट निकला होगा, सेंट्रल ओबेसिटी। इसको बोलते हैं लीन थिन डायबिटिक, बट सेंट्रल ओबेसिटी उसकी होती है। वो डायबिटिक, वो जो मोटापा होता है, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट पे चर्बी का निकलना, वो ज्यादा भयावह होता है, वो बीमारी की तरफ ले जाएगा। जिनके शरीर में थुलथुल होता है, जिनके शरीर में चारों तरफ मांस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनको अमूमन डायबिटिक होने की संभावना कंपैरेटिवली उनकी तुलना में कम होता है जिनका पेट निकला होता है। तो मेरे भाइयों सजग हो जाइए, पहले पेट निकलना संपन्नता की निशानी थी। लोग कहते सेठ साहूकार का ही केवल पेट निकलता है। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीयों में या तो संपन्नता ज्यादा आ गई है कि बहुतेरों का आप देखेंगे सेंट्रल ओबेसिटी, पेट निकल गया है। तो ये संपन्नता का लक्षण नहीं है, आने वाले मधुमेह का संकेत है। बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि संपन्नता के लक्षण बहुत सारे लोगों में है और जो संपन्नता मानते हैं, लेकिन उन्हें सचेत होने की आवश्यकता है कि ये मधुमेह के ही लक्षण है
लक्षण और आने वाले समय में मधुमेह के संकेत है। अगर इसको आप नियंत्रित नहीं किए तो होगा। अब किनको होता है सर, अब हम आ जाते हैं कैसे दूर करें। देखिए हम लोग कारण और निवारण दोनों की साथ साथ चर्चा करें। जी जी मौलिक बात करें, बाकी चीजें तो भाई मीडिया बहुत जागरूक करे, लोग जान रहे हैं। तो अपने भारतीयों के दृष्टिकोण की बात करें, अंतरराष्ट्रीय डाटा की हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि सबकी टोपोग्राफिकल कंडीशन अलग है, सबकी रीजनल कंडीशन अलग अलग है, सबके जीन मटेरियल अलग है, सबकी जीवन शैली अलग है। अपने भारतीयों के प्रति मैं बहुत भावुक हूँ, अपने भारतीयता को ध्यान में रखते हैं भारतीय के प्रति बात। भारतीय कैसे मोटापे के शिकार है? लीन थिन बॉडी मास, मानो उनका कंधे का और मांस का, पैरों में मांस कम, दुबले पतले पैर आपको दिखाई पड़ेंगे, पतले पतले पैर, लेकिन पेट निकला होगा। तो किनका निकलता है पेट? एक छोटा सा एग्जांपल तो धर्मेंद्र जी आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे दर्शक सब संतुष्ट हो जाएंगे। किसी भी जैन मुनि का पेट निकला हुआ नहीं देखेंगे। अब उन्हीं से आप सीखिए, अपनी भारतीय पद्धति देखिए कितनी अच्छी है, किसी भी जैन मुनि का पेट निकले हुए आप नहीं पाएंगे। तो किनका निकलता है? जिनके खाने और सोने में 2 घंटे से कम का अंतर होता है, उनका पेट निकलने की संभावना ज्यादा होती है। खाने और सोने में 2 घंटे का अगर अंतर जिन्होंने नहीं रखा, उनके पेट अंतर निकलने कम होता है, उनका पेट निकलने की संभावना ज्यादा होती है। ज्यादा जो खाते सो जाते हैं। पहले सेठ साहूकारों का क्यों निकलता था? तो रात को देर से अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान से आते थे और खाना खाते थे, सो जाते थे। उनका पेट निकल गया तो लगा कि लाला है, इनका पेट निकला, इसका तो माल ज्यादा है। माल तो ज्यादा होता था लेकिन पेट में होता था साहब, कि जब निकलता तो सुअर के रूप में निकलता है। तो अब क्या हुआ? खाने और सोने का अंतराल 2 घंटे से ज्यादा करें। इसका मतलब अगर जैन मुनि से हम सीखें, जैनिज्म से सीखें, तो अगर सूर्यास्त के पहले वो खाते हैं इसलिए उनका पेट नहीं निकलता है। इसका मतलब रात का डिनर आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट जो कहते हैं पार्टियों में जाते हैं, बनारस में आसपास के और भी जगहों के, जो कहते हैं पार्टी में जाते ये करते हैं, उनकी व्यवसायिक जरूरत है, जाना है, तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ, मेरे भाई घर से खाना खा के जाओ। बाहर खाना कम से कम खाएं, घर से खाना खाने का जितना जल्दी। 365 दिन में से देखिए हमारे भारतीयों में एक आदत क्या होती है, हर चीज को उतर के कसौटी से सिद्ध करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शादी ब्याह में क्या करूं, तो हमने कहा ठीक है। अब देखिए शादी ब्याह में हम जाते हैं, कहते तरह तरह के व्यंजन लोग जिद करते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई जिद करते हैं, आप व्यंजन दे के ललायित होते हैं, तो हम पूछ भी लीजिएगा तरह तरह के लोगों ने व्यवहार दिया, उससे ज्यादा व्यवहार भी आप दीजिए वहां पर तुलनात्मक रूप से। कोई जबरदस्ती आपको नहीं खिला सकता। आप कैसे कंट्रोल करते हैं? आप कैसे कंट्रोल करते हैं? आप एक सामाजिक आदमी भी हैं, बहुत आसान है, कई कार्यक्रमों में भी जाते, तो आप किस तरह से, आप अपने उदाहरण से लोगों को बढ़िया प्रेरित बता दे करिए। रहा हूँ। देखिए सारा जीवन पूरा गणित है। अब कैसे गणित है? मीठा खाइए, हमने नहीं रोका है साहब, लेकिन जितना मीठा खा रहे हो उसका 2.5 गुना सलाद खा लीजिए। जितना मीठा खाएं उसका 2.5 गुना सलाद खाएं। जैसे सपोज करिए आपने 100 ग्राम का रसगुल्ला खाया अगर उदाहरण तौर पे, तो आप 250 ग्राम आपके इसके खीरा ककड़ी के रूप में आप उसको खा लीजिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं साहब, बिंदास रहिए। अगर आपने आज ज्यादा खाया है तो कल थोड़ा ज्यादा व्यायाम कर दीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस रखे चलें, आहार में बैलेंस और शारीरिक व्यायाम में बैलेंस। जी हाँ, और आप जितना खाएं उतना व्यायाम के माध्यम से पचाएं, यही एक मूल सिद्धांत। हमने योजना लॉन्च की है, प्रधानमंत्री जी से मैंने शेयर किया था कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना लागू किया, पीएम जनधन, वैसे मैंने डॉक्टर जेपी मिश्रा कैलोरी बैंकिंग योजना लागू किया। क्या बात है! कैलोरी बैंकिंग क्या है धर्मेंद्र जी, समझिए, बहुत आसान है। इसके बारे में, हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को बताएं। जैसे शादी ब्याह का निमंत्रण आपको पहले ही आ जाता है, 8 दिन 10 दिन पहले आ गया। अगर मुझे मालूम है कि धर्मेंद्र जी के ऑफिस से मुझे कुछ खाने जाना है, तो हम उसकी तैयारी 5 दिन पहले मेरे पास निमंत्रण आ गया उसकी तैयारी हम पहले ही कर दें। 50-50 किलो कैलोरी हम रोज थोड़ा कम खाना खाएं, उस दिन धर्मेंद्र जी का जाके 250 किलो कैलोरी ज्यादा खा लेंगे। क्या बात है। जैसे हमको मालूम है कि हम अपने आने वाले खर्चे को प्लान करते हैं अपनी इनकम के हिसाब से, उसी हिसाब से बैंकिंग व्यवस्था को पालन करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, आने वाले खर्चे को प्लान करते हैं। वैसे अपने आने वाली इनकम को भी प्लान कर लें कि मेरी कैलोरी इनकम, मुझे शादी ब्याह में जा करके, पार्टी में जा करके मेरी कैलोरी इनकम ज्यादा होने वाली है, तो उसी हिसाब से खर्चा कम कर बढ़ा दें, जाके वहां ले लें। या खपत पहले शुरू में लेना ही कम कर दें, 5 दिन कम लो, उस दिन जाके 250 किलो कैलोरी ज्यादा ले लें, तो हमारी बैंकिंग व्यवस्था में सारा बराबर हो जाएगा। सब चक्रवृद्धि ब्याज कभी मिलेगा। इससे पत्नी भी खुश रहेंगी और आपका कार्यक्रम भी आगे बढ़ता रहेगा। क्या बात है। इससे घर भी आपका खुशहाल रहेगा कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं
तो अपने घर जी में थोड़ा थोड़ा कम करना खाना शुरू कर दें, आपकी धर्मपत्नी भी खुश रहेंगी। बहुत हाँ अच्छी जानकारी है बैंक के माध्यम से आपने डॉक्टर साहब जी। जी। एक एक मैं अब और जी हाँ जी बताएं। बताइए बताइए बताइए। मैं एक सवाल ले रहा था, एक दर्शक का सवाल है। ये जी इनका है कि शुगर के नितेश रघुवंशी जी हैं। इनका था जी कि शुगर के पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा होने का क्या कारण हो सकता है? क्या जी कारण है? बहुत बड़ा अच्छा अच्छा सवाल इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी प्रश्न पूछा इन्होंने। देखिए नितिन रघुवंशी जी, शुगर के पेशेंट को केवल हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे खतरनाक बीमारी लोग कहते हैं कैंसर है, जिसका नो आंसर। मैं कहता हूं उससे भी खतरनाक है शुगर। शुगर से खून की नसों की बीमारी होती है। हम तो अपने समझ के लिए कहते हैं रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये कार्डियोमायोपैथी। हमने नाम दे दिया कौन कौन से अंग मेरे खराब। अगर आंख तो खराब हुआ तो हमने कह दिया रेटिनोपैथी, नस खराब हुई तो हमने कह दिया कि ऑटोनॉमी न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर हमारे गुर्दा खराब हो तो हमने कह दिया नेफ्रोपैथी, गुर्दा खराब हो, हार्ट खराब हो तो क्या कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। ये ना हृदय को नष्ट करता है और ना हमारे किसी चीज को नष्ट करता है, ये हमारी खून की नसों को चोटिल करता है। जहां जहां खून की नसें हैं वहां वहां बीमारी है। अब पूरे शरीर में हमारी खून की नसें हैं, तो हम पूरी खून की नसों कैसे चोटिल करता है, बड़ी आसान भाषा में आपको समझा दें। तीन विकल्प है हमारे पास, पानी है, सिकंजी है और सिरा है। अगर हम इस टेबल पे डालें तो पानी की चाल तेज होगी, सिकंजी की चाल और धीमी होगी और सिरा की चाल और धीमी होगी। तो जिस हृदय को जब आपका खून में शुगर की मात्रा सामान्य से ज्यादा होगी, बहुत बढ़ी हुई रहेगी, उस केस में क्या होगा कि आपका खून सिरा जैसा हो जाएगा। एक सामान्य भाषा हम समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, वैज्ञानिक गोष्ठी नहीं कर बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब। ये सामान्य ही आम जन की भाषाओं में हम लोग प्रयास भी यही रहा है कि लोगों को जागरूक करें। आप उसी ही डर्रे पे चल रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं सामान्य भाषाओं जी में। जी जी। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा खून सिरा की तरह गाढ़ा हो जाएगा तो हृदय का काम क्या है, खून को पंप करना, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। सबसे दूर अगर हमारे शरीर में कोई है हृदय से तो हमारे पैर का अंगूठा होता है। तो हृदय को बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के पैर के अंगूठे तक खून को सप्लाई करनी पड़ती है। अब कभी हम लोग चर्चा करेंगे और क्या है। आपने जो प्रश्न पूछा उस पर आते हैं। तो जब जिस हृदय को पंप करना है खून, अगर मजबूरन जिसका डायबिटीज नहीं कंट्रोल होगा, अगर उस हृदय को पंप करना पड़ेगा सिरा, तो आप कल्पना करिए उस हृदय पे कितना चोट होगा। अब एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं। हमारे सबके घर में टुल्लू मशीन है, उसमें हम पानी डालते हैं। पानी के बजाय उसमें कीचड़ डाल दे तो क्या तल्ला ऊपर फेंकेगी, कितना उसमें कष्ट होगा टुल्लू में। तो वैसे ही हमारा हृदय है। अब हृदय को भी खून चाहिए, तो हृदय को जो खून पहुंचाने के बड़ी पतली पतली खून की नसें होती है। उन पतली पतली खून की नसों में, जैसे सिरा देखिए चलता है तो चिपक जाता है दीवार से, वैसे जब चिपकेगा ये हमारा बढ़ा हुआ शुगर लेवल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल जब चिपकेगा तो उन पतली पतली खून की नसों को चोटिल करेगा। जब चोटिल करेगा तो वहां पे ब्लॉकेज होगा। जब ब्लॉकेज होगा तो आगे अंगों को खून सप्लाई नहीं मिलेगी, और खून ही ऑक्सीजन सप्लाई करता है, खून ही पोषक तत्व सप्लाई करता है, और खून ही उत्सर्जी पदार्थ बाहर लाता है। तो हमारे आगे के अंगों को खून नहीं मिल, पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उत्सर्जी पदार्थ लंबे समय तक रहेगा, इसलिए डेड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसलिए बीमारी आ जाती है। बहुत ही सामान्य टर्मिनोलॉजी आपने बड़ी अच्छे से मैकेनिज्म समझा दी, शरीर की मैकेनिज्म। शुगर जी किस तरह से दुष्प्रभाव डालता है पूरे शरीर पर। और जी हार्ट का जिनका सवाल था, बहुत मुझे लगता है कि इनको बहुत ही अच्छा जवाब मिल गया होगा। अब तक जो समझे होंगे उससे ज्यादा बेहतर उन्हें जवाब मिला हुआ है। तो डॉक्टर जी साहब, मैं एक और पेशेंट हैं, माने एक जी दर्शक हैं, उनका मैं सवाल ले रहा हूँ। ये जी इनका कहना है कि 60 वर्ष से मिस्टर मुशीर हैं, ये इनका कहना है कि 60 वर्ष से अगर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जिन्हें हाई बीपी और शुगर साथ में हो, उन्हें किस जी। प्रकार का प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए मौलिक रूप से किसी भी, चाहे डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, तीनों को मैंने एक फार्मूला बनाया है कि हमारे जीवन को चलाने के लिए 5 तत्व की जरूरत पड़ती है, 6 तो तत्व क्या हम की। उस मंत्र पे आए अब, जो मंत्र का आप इंतजार हम लोग कर ऐसे रहे थे? अब इन्होंने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ उसको। तो मैं दर्शकों को एक बार निवेदन करूंगा कि वो मंत्र जो डॉक्टर साहब ने शुरू किया था, बताया था कि उसके बारे में बताएंगे, अब ये वक्त आ चुका है, इसको बहुत ध्यान से सुने। ये जी अल्फाबेटिकल भी है, अल्फा न्यूमेरिकल भी, डॉक्टर साहब ने आपने बताया था। जी डॉक्टर साहब, वो जी मंत्र जनता के बीच इस आवाज समाचार और एएमएस न्यूज प्लस के माध्यम से जरूर शेयर करें, जिससे जनता जी सुखी स्वस्थ रहे।
डॉक्टर साहब? जी, देखिए जीवन जीने का पहला, अगर बीमारी रहित जीवन जीना है, तो जो आप आज कार्यक्रम कर रहा है अपना चैनल, धर्मेंद्र जी जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके चैनल में जो भी लोग परोक्ष रूप से भी जुड़े हैं या जो दर्शक हैं, सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जागरूकता, जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस इज की टू कंट्रोल। तो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोई बीमारी हो, उसका पहला इलाज क्या है? जागरूकता। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप बीमारी से होने वाली परेशानी से बचेंगे। पहला इलाज क्या इसका है? जागरूकता। जागरूकता, दूसरा इलाज इसका, जैसे मैंने बताया कि नेम द ऑर्गन विच पुट्स ऑल ऑर्गन्स अंडर रिस्क। तो जुबान है, तो दूसरा बीमारी का इलाज क्या है? डाइट कंट्रोल। क्या इलाज है? खान पान नियंत्रण। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, इसी पे आता हूं। एक बार क्या हुआ, एक हादसा हुआ। एक व्यक्ति अपने घर के बाहर मृत पड़ा था। और उसके पास में एक झोला था, बड़ा सा बैग था जो खाली था। तो वो 2 थाने की पुलिस, आप वहीं समझिएगा चीजों को, बॉर्डर का मामला था। तो 2 थाने की पुलिस आई कि भाई एक आदमी अपने घर के बाहर मृत पड़ा है, मेडिको लीगल केस है। आई बड़ी परेशान, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टाल रहे थे कि मेरे क्षेत्र का मामला नहीं, उसने कहा मेरे क्षेत्र का मामला नहीं। तो एसपी ने जिम्मेदारी दी कि दोनों लोग बताओ कि मौत का कारण क्या, दोनों बताओ इस मौत का कारण क्या। तो एक थानेदार ने लिखा कि मौत का कारण यह है कि इस व्यक्ति ने ज्यादा खाना खा लिया है, क्योंकि इसका थैला खाली है, झोला खाली है। दूसरे थानेदार ने कहा कि व्यक्ति बिना खाए मर गया, क्योंकि इसका थैला खाली है। दूसरे थानेदार ने क्या कहा कि व्यक्ति बिना खाए मर गया, क्योंकि इसका थैला खाली है। और एक थानेदार ने रिपोर्ट दिया कि इस व्यक्ति ने ज्यादा खाना खा लिया, क्योंकि थैला खाली है। भाई दोनों अपने जगह सही है, खाली तो थैला है। तो अगर आप आवश्यकता से ज्यादा खाएंगे तो भी बीमारी की चपेट में आएंगे, और आप आवश्यकता से कम खाएंगे तो भी अपने बीमारी की चपेट में आप आएंगे। तो कब खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, ये देखिए आपको अपने खान पान में प्रश्न है, जिसका जवाब आपको अपने क्लिनिशियन से आपको सोचना पड़ेगा। पहला हुआ जागरूकता, दूसरा हुआ खान पान नियंत्रण। ज्यादा खाए तो बंधु बीमार, कम खाए तो बंधु बीमार। तीसरा आता है व्यायाम। फिर यहां आते हैं हम लोग, हमने व्यायाम का वर्णन कर दिया कि व्यायाम कितना करें, आपका सांस ना फूले। ज्यादा करेंगे तो बीमारी, कम करेंगे तो बीमारी। ठीक। चौथा आते हैं साइको स्ट्रेस मैनेजमेंट, आदमी तनाव। अब लोग कहते हैं कि क्या करें, मेरे पास 10 में से 9.9 रोगी जो होते हैं वो कहते आकर के बहुत तनाव है, बहुत तनाव में हूं, ये प्रॉब्लम का लिस्ट बहुत लंबा गिनाते हैं। मैं कहता हूं तनाव विकास की जननी है। तनाव क्या है धर्मेंद्र जी? विकास की जननी है। अगर तनाव ना होता तो आज हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए इतने बड़े बड़े वेंटिलेटर या हॉस्पिटल ना बनाते, DRDO 1000 बेड का हॉस्पिटल ना बनाता, तो हमारे लिए मकान न बने होते। अगर तनाव न होता तो हमारे लिए कहीं इतने प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए इतनी चीजें न बनती। तो तनाव न हो तो निर्माण की गति ही रुक जाती। लेकिन तनाव को मैनेजमेंट जरूरी है। तनाव को मैनेज कैसे किया जाए, वो एक नेगेटिव तनाव होता है। अब तनाव विकास की जननी है। अब तनाव होता किसको है? देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं। देखिए तनाव होने का हमारे इतिहासों में ऐसा है, 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। हम लोग क्या होते हैं, जब बहुत भविष्यवादी हो जाते हैं और उसको लेके जब बहुत सशंकित और आशंकित होते हैं तो हमें तनाव हो जाता है। जैसे अभी हम लोग का नेटवर्क टूट गया था, तो ठीक है परफॉर्मेंस खराब हुई, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं, नियत तो मेरी साफ है कि अच्छा काम करें। बिल्कुल, नेटवर्क तो मेरे आपके हाथ में है नहीं साहब। तो मैं लोगों से पूछता हूँ भैया तनाव अब किस बात का है, तो कहते हैं डायबिटीज है, ये है, बिटिया की शादी है, तो जो तरह तरह की बातों का। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे शरीर में 2 तरह के अंग हैं। एक अंग है धर्मेंद्र जी जो हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं, जैसे हमारा गुर्दा, हमारा लीवर, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, जिसको मैं कहता हूं डॉक्टर जेपी मिश्रा के अंग है। मैं अहंकार में रहता हूं कि मैं कौन, मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा। मैं कौन? धर्मेंद्र त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। और उनके खुद के आधे अंग उनकी इच्छा से नहीं चलते हैं, तो देश, समाज, दुनिया मेरी इच्छा से धर्मेंद्र जी क्या चलेगा? बिल्कुल सही बात है। बहुत पॉजिटिव आपने सोच डाली है। इस तनाव को निकाल के हटा दें कि मेरी इच्छा के अनुरूप कोई चीजें चलेंगी। हम एक माध्यम है, माध्यम को एंजॉय करें। जैसे आज हम दोनों चर्चा कर रहे हैं, हमारा आपको उद्देश्य क्लियर है। कितने लोग देखेंगे, कितने लोग समझेंगे, कितनी तारीफ करेंगे, कितना गाली देंगे, उन पर निर्भर करता है। मेरे पास जो है मैं तो बांट रहा हूं साहब। यानी आशावादी होना कहीं ना कहीं तनाव को कम कर सकता है।
जी आशावादी होना, एग्जैक्टली निराशावादी होने की जगह आशावादी होना तनाव के कम करने का मूल कारण भी हो सकता है, मूल मंत्र भी हो सकता है। एग्जैक्टली अभी मैंने रिसर्च की, एक मैंने सर्वे किया था, प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रेस इन कॉलेज टीचर्स, क्योंकि मैं तकलीफ थी, कॉलेज टीचर्स दे आर सपोज टू बी द क्यूरेटर एंड मेंटर, अगर क्यूरेटर और मेंटर अगर तनाव में आ जाएंगे तो देश का क्या होगा। तो मैंने यही लाया था लाइन वहां पे, क्योंकि अर्थमेटिकल लॉजिकल एविडेंस बेस्ड जब लाइफ आपकी हो जाएगी तो आप तनाव में जाएंगे। और जब तुलसीदास जी की उस लाइन को याद कर लेंगे तो वही जो राम रचि राखा, तो आप कभी तनाव में नहीं रहेंगे साहब। हम तो किरदार हैं। जब मेरे, और दूसरा, जब मेरे शरीर के मुख्य अंग जो हमें जिंदा रखते हैं, लंग्स पे इफेक्ट पड़ा, पूरा विश्व परेशान है, वो मेरी इच्छा से नहीं चलते साहब, वो मुझसे पूछ के नहीं चलते हैं, तो मैं क्यों, मुझे किस बात का तनाव। देश दुनिया मेरी इच्छा से क्या चलेगी। अनएक्सपेक्टेड लाइफ करिए, बस अपना रोल प्ले करते चलिए। अब तीसरा इसका जो मौलिक कारण है, हम क्या करते हैं, हमारी सिर्फ तनाव का मूल कारण है कि हम हर कुछ अपनी इच्छा के अनुकूल करना चाहते हैं। इसको निकाल के हटाने का प्रयास करें, बड़ा मुश्किल दुरूह कार्य है, इसको निकाल के हटाने का प्रयास करें। और चौथा, ईश्वरवादी बने। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक बार मैं ट्रेन में यात्रा करा धर्मेंद्र जी, तो अब की जो नई पीढ़ी आई है, मैं उसको गाली नहीं दूंगा, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं भी उसी पीढ़ी का हिस्सा हूं। हमारे पूर्वजों ने इतिहास को, उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत देर कर दिया, नहीं किया। तो कुछ लोग बैठ के नीचे बात करते थे, हु हैज सीन द गॉड, भगवान को किसने देखा। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं, तो हम क्यों साइकोलॉजी पॉजिटिव रखें, क्यों मंदिर जाएं, क्यों ऐसा करें। तो बोले हु हैज सीन द गॉड। हमने कहा यार बात तो सही है, मैं सुनता रहा। तो मैंने उनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो बोले ये। हमने आपके दादाजी का नाम क्या, बोले ये। हमने आपके परदादा जी का नाम, बोले मालूम नहीं। हमने खरदादा जी, बोले नहीं मालूम। तो हमने रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, तो बोले हाँ। तो हमने फिर तो भैया पग बिनु चलो तो सुनत बिनु काना, हम द्वापर त्रेता युग की बात कर रहे हैं, और कहाँ सोचेंगे भगवान को चमड़े की आंख से कैसे देख सकते हो, जो बिना पैर के चलता हो, बिना कान के सुनता हो, इस चमड़े की आंख की हैसियत कहाँ है उसको दर्शन कर ले। तो हम उनके आचरण को कितना आत्मसात करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है। क्योंकि हमारे इतिहास में जितने भी देवता ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी लीला मशहूर है, उनके कर्म मशहूर है। भाई कृष्ण की लीला, राम का चरित्र, हनुमान का समर्पण, यही तो हमारे जीवन में है। अगर इसको हमने आत्मसात कर लिया उससे अनुकूल, तो इतनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे थे, और उनका नेटवर्क कुछ पहले से ही गड़बड़ था, तो कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि अवसरवादी और ईश्वरवादी, यानी अपने आप को भविष्य को लेके बहुत चिंतित ना हो। एक डायबिटीज होने का, मधुमेह होने के सबसे बड़े आज के जो कारण है वो ये है कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन माहौल बहुत आ चुका है, लोग सोचने लगे हैं, भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होने लगे हैं। उस चिंता को दूर करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण भी यही हो रहा है। और मैं, इतने तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं जो इस लाइव प्रोग्राम में, संवाद कार्यक्रम को आप सबका प्यार स्नेह मिल रहा है, जहां हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और भी कई आपके बीच हम लेके आएंगे अपने बीच तमाम उन एक्सपर्ट्स को जो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, और आपकी किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी डॉक्टर साहब से हम कोशिश करेंगे फिर से कनेक्ट करने का, क्योंकि इतना अच्छा उनका सेशन चल रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक अगला जो स्लॉट खाली रहेगा उसमें डॉक्टर साहब का एक पार्ट 2 का एक सेकंड सेशन भी लेके चलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी परेशानियां है जो काफी लंबी है। इसका लिस्ट सिर्फ दवाइयों के इलाज से नहीं, इसका मानसिक इलाज से भी संभव है। तो हमारे बीच अब डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं फिर से, और उनके नेटवर्क की इशू रही है। तो डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी आप दे रहे थे। हाँ, नेटवर्क की समस्या है डॉक्टर साहब, ये भी एक आशावादी हम आशावादी जो आपने बताया, उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि दर्शक बने हैं और आशा उनकी लगी रही है कि डॉक्टर साहब फिर से आएंगे और सुनाएंगे। इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, तो अब हम लोग आते हैं कि पहला मैंने व्यायाम बताया जागरूकता, दूसरा बताया खान पान, तीसरा बताया व्यायाम, और चौथा बताया तनाव रहित जीवन। अब पांचवा नंबर आता है दवा का। मैं दवा का सबसे अंतिम पड़ाव है, आखिरी आता है। अब हम लोग देखिए, अगर 100 में 5 का भाग दें धर्मेंद्र जी, तो 20 अंक मिलेगा जागरूकता को, 20 मिलेगा खान पान को, 20 मिलेगा व्यायाम को, 20 मिलेगा तनाव रहित जीवन को, 20। तो डॉक्टर साहब की नेटवर्क की समस्या हो गई है, और उन्होंने सबसे अंतिम में जो, मैं उनके कोट को आगे बढ़ा रहा हूं कि दवाइयों का सबसे अंतिम पग है,
यानी दवाई तो लेने तक का वो दौर ही मत आने दीजिए। काफी सारी उन्होंने ऐसी चीजें बताई हैं कि व्यायाम और अपने खान पान सुधार, और तीसरी चीज आशावादी होना, भविष्य को लेकर बहुत चिंतित ना होना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप सुधार अपने जीवन में अपना के इस शुगर और मधुमेह जैसी बीमारी को आप अपने दूर कर सकते हैं। दवाइयों के माध्यम से आप अपने आप को, दवाइयों को भरोसे नहीं जी सकते। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। कुछ नेटवर्क इशू है, ये जी भी एक जी जी, कोई आशावादी हम बात लोग नहीं को है। रहना जरूरी है। नेटवर्क की इशू है जी, जी डॉक्टर साहब, सुनाई दे 20 रहा है। अंक हाँ। मिलेगा जागरूकता को। देखिए धर्मेंद्र जी, हम्म। जो जिम्मेदारी किसकी है? रोगी की। 20 अंक मिलेगा खान पान को, जो जिम्मेदारी किसकी है? रोगी की। 20 अंक मिलेगा व्यायाम को, जो जिम्मेदारी किसकी है? रोगी की। 20 अंक मिलेगा तनाव रहित जीवन को, जो जिम्मेदारी किसकी है? रोगी की। तो डायबिटीज के कंट्रोल में 20 अंक जागरूकता, 20%, 20% खान पान, 20 व्यायाम, 20 तनाव रहित जीवन, माने 80% योगदान किसका होता है धर्मेंद्र जी? रोगी का। और 20% योगदान डॉक्टर या दवा का। हम चमत्कार की उम्मीद किससे करते हैं? डॉक्टर से। डॉक्टर साहब यहाँ नेटवर्क की समस्या अब आन चुकी है और कई बार ऐसा हो चुका है, बट फिर भी उन्होंने बताया जो कि 20% ही डॉक्टर्स और उनके दवाइयों के प्रति माने लाभान्वित होने का एक गुंजाइश होती है। बाकी 80% आप खुद एक पेशेंट के तौर पे अगर अपनाएं अपनी जीवन शैली, अपनी चीजों को अपने तरीके से चल के चले, जो पॉजिटिविटी हमेशा दिमाग में लेके चले, तो शुगर को दूर किया जा सकता है, शुगर की बीमारी दूर कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप सबके निवेदन पे डॉक्टर जेपी मिश्रा जी का एक कार्यक्रम हम फिर से निकालेंगे और निश्चित तौर पे आपके तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों का जवाब डॉक्टर साहब एक अगला सेशन भी लेंगे, उसमें भी करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, देखिए तो 80 डायबिटीज के कंट्रोल में या किसी भी व्याधि के कंट्रोल में 80% योगदान रोगी का होता है और 20% योगदान डॉक्टर और दवा का होता है। हम लोग चमत्कार को उम्मीद क्या करते हैं? एक नया आज के डेट में बताऊं आपसे, अभी हमको बहुत अच्छा लगा, मैं एक आर्टिकल देख रहा था, डॉक्टर त्रेहन सर का था। उन्होंने कहा कि 55 मिनट से अगर कम कोई व्यायाम करता है तो पत्नी उस दिन अपने पति को खाना ना दे। एक आया था अभी, तो मुझे बहुत जी, तो मैं धर्मेंद्र जी उसको पढ़ करके मुझे बहुत हंसी आई कि आज तक हम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि आप कैसा भी हृदय लेकर के आइए, मैं ठीक कर दूंगा या सही हो जाएगा। वो डॉक्टर अब कहने लगे कि व्यायाम से अपने हृदय को आप ठीक रख सकते हैं। समझिए, बिल्कुल सही बात है। क्या कहा कि व्यायाम से। मेडिकल साइंस में जैसे अभी आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग बीमार हुए, जैसे उनसे कहिए कि घर पर रह करके आप क्वारंटाइन होकर के डोमेस्टिक केयर में ट्रीटमेंट के बने, मैं तो मैदानता जाऊंगा। तो ये बाजारवाद जो मेडिकल साइंस में आया, ये देश के लिए बहुत घातक है। जब आपके इंश्योरेंस सेक्टर, मैं तो कहता हूं अच्छी चीज है, इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ना चाहिए, लेकिन आज क्या हुआ कि क्लिनिकल सेंस डॉक्टर का और डॉक्टर के प्रति रोगी का जो भाव है वो कमजोर हो गया। वो चाहता है कि हम सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखा रहे तो मेरी बीमारी कम हो गई। मैं हंसता हूं कि मेरे बिहार और यूपी के पूर्वांचल के और बिहार के पश्चिमांचल के लोग आते हैं और आकर के जब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की फाइल लेकर के हमने क्या किया, बोले फुल बॉडी चेकअप करा लिया। हमने क्यों करा लिया भैया? तो कहे गए थे दिल्ली, मेरे बेटे ने मेरा फुल बॉडी चेकअप करा दिया। हमने इसके बाद भाई मालूम तो चल गया कि आप भूत है, तो उसके बाद बताइए ना क्या है वो, तो भाई आप बताइए। तो बोले उन्होंने कहा कि जाइए खान पान नियंत्रण रखिए और सब करिए, ठीक हो जाएगा। तो लाभ क्या हुआ? तो हम बिल्डिंग को देख करके और इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके हम मेडिकल की कल्पना करते हैं। ये हमारे भाव को हमको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हमको क्या सोचना पड़ेगा कि बीमारी का निदान किसके अंदर? मेरे अंदर है। हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल में जाके लोग कोरोना से मरे हैं और घर में भी रहकर लोग ठीक हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दौरान जब मैं वेबिनार में बोला, मैंने एक ही बात कहा, कोरोना इज नथिंग, इट इज प्योरली अ माइंड गेम। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप मैदानता में भी चले जाएंगे, जो भावनात्मक सपोर्ट, जी, जो भावनात्मक सपोर्ट आपको चाहिए वो मैदानता में नहीं मिल पाएगी। वो भावनात्मक सपोर्ट आपके अपनों के बीच में मिलेगी। तो आप बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट के बीच में हो सकते हैं। आज के डेट में क्या हुआ कि मेडिसिन, अब लोग गलती क्या कर रहे हैं, उनको लगता है बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिए तो मेरा बढ़िया इलाज होगा, महंगी से महंगी दवा खा ले तो बढ़िया इलाज होगा। अरे भाई बंधु, आप जग जाइए। इतने बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर अगर कह रहा है कि 55 मिनट अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन को आप खतरे में डाल रहे हैं। इसका मतलब कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी फेल हो चुकी है।
भाई जैसा मैंने आपको बताया कि हार्ट का ब्लॉकेज विज्ञान दूर कर सकता है, लेकिन कितने ब्लॉकेज दूर करेगा? तो खून की नस से जुड़ी हुई बीमारी है, पूरे शरीर में खून का नस है। बिल्कुल। तो जब तक अपने जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, 80% योगदान रोगी का है। रोगी जब तक अपना योगदान देता रहेगा, ईश्वर उसकी उम्र में 10 क्या हो सकता है 21 वर्ष जोड़ दे उसकी उम्र में। क्या बात है, क्या बात है। और आपके इस तरह से अमूल्य विचार, अमूल्य जो सुझाव है, अगर वो मान ले तो निश्चित तौर पे जी आप 100 से 125 करने में आप जो आपके सुझाव वो जरूर काबिल हो जाएंगे। एक सवाल डॉक्टर साहब, जी सवाल तो इतने सारे आ रहे हैं कि मैं अगर पूछूं तो 2-3 घंटे का समय भी जी हो जाए, क्योंकि मेरे पर्सनल मैसेजेस पे भी, व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक और यहाँ जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से आ रहे हैं। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि जी मेरा अगला स्लॉट जब मेरा खाली रहेगा तो मैं इसका पार्ट 2 करके करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूर बड़ा मुद्दा हो गया है। अगर आप देखें तो कोरोना, जाहिर सी जी बात है आज के समय में लोगों की एक माइंडसेट में बैठ चुका है कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो डायबिटीज उससे जी पहले कहीं कहीं ज्यादा बहुत बड़ी बीमारी है। और विश्व में बहुत बड़ी हम बात दूसरे आपने नंबर पे कही। है, विश्व में हमारा हिंदुस्तान दूसरे जी नंबर पे, और सबसे बड़ी विडंबना है कि इस हाँ डायबिटीज में बहुत सारे अब युवा बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं जो डायबिटीज के जी पेशेंट्स होते जा रहे हैं। तो इस पर एक जी 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 अगला सेशन भी हम चाहेंगे डॉक्टर साहब। एक इनका मैं सवाल रख लेता हूँ नीरज जी पांडे जी का, कि जी सर जी इन्हें डायबिटीज है, इन्हें कौन सी मेडिसिन बताया जो साइड इफेक्ट, जिसका साइड इफेक्ट ना हो। इनकी बॉडी काफी दुबली जी पतली हो गई, तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ इनको जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, क्योंकि जब नहीं, तक आप, स्वागत है इनका। जी, आप इन्हें कुछ सुझाव देखिए देंगे। कोई ऐसा, जी जी बहुत अच्छा नीरज जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई ऐसी दवा नहीं जिसका साइड इफेक्ट नहीं। जिसका इफेक्ट होगा उसका साइड इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम को हम झुटला नहीं सकते, टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं बनी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, यही भ्रम लोग पालते हैं, बहुत सारे रोगी आते हैं जो कहते हैं मैं आयुर्वेद की दवा खा रहा हूं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कई लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बिनिया बाग में एक पौधा है उसकी पत्ती को मैं रोज खाता हूं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं कहता हूं मेरे भाई आप रोज पानी पीते हैं, 2 गिलास आप पानी पीते हैं, मैं आपको 6 गिलास पानी पिला दूं तो क्या होगा? बिल्कुल सही उल्टी हो बात। जाएगी आपको। तो जिस पानी के बगैर आपका जीवन नहीं चलता उसका भी साइड इफेक्ट है। तो क्या कैसे बात। आप कह सकते हैं कि बिना साइड इफेक्ट की कोई चीज है? इलाज और चिकित्सक, चिकित्सक एक दर्जी की निगाह से अपने रोगी के रोग को देखता है। धर्मेंद्र जी, हम लोग क्या करते हैं, दर्जी की निगाह से देखते हैं। जैसे दर्जी क्या निगाह करता है, आप जाइए और 42 नंबर की शर्ट लेकर के आइए, आपके कंधे को पूरा मैच कर जाएगा। लेकिन आपका पेट निकला हुआ है, सेंट्रल ओबेसिटी है, तो कहां से मैच करेगा वो साहब? बटन तो नहीं बंद होगा। बिल्कुल सही। तो बीमारी में केवल डायबिटीज नहीं है, उसके एसोसिएटेड और उसके पीछे के कारण क्या है, जब तक इतना मन होकर के आप इलाज नहीं करेंगे तब तक डायबिटीज का इलाज नहीं कर सकते। एकदम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट डॉक्टर ने दिया आपको, जैसे आपने एक लक्षण बताया दवाएं लिखनी शुरू कर दी, आप भी खुश होकर चले आए, खा तो रहे थे दवाएं। शुगर कहाँ कंट्रोल है, कॉम्प्लिकेशन कैसे कम है? बड़े से बड़े, हम तो कहते हैं अगर बड़े हॉस्पिटल में दिखाने से होता तो दिल्ली बंबई कलकत्ता में रहने वाले आदमी की कोरोना से डेथ ही नहीं होती साहब। बिल्कुल और बिल्कुल जैसा आपने धर्मेंद्र जी लॉजिकल बात है बताया कि आपने ये की बहुत है। बड़ी बीमारी विश्व की, जी, विश्व की, इंग्लैंड में नहीं मरते, अमेरिका में नहीं मरते, इटली में नहीं मरते, इतने लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि मेडिकल साइंस की बिसात और औकात बहुत छोटी है। मेडिकल साइंस आपके लक्षण का इलाज कर सकता है, मेडिकल साइंस आपके दिमाग का इलाज कभी नहीं कर सकता। और बीमारी का स्थान दो है, एक देह और एक मन। देह की बीमारी तो विज्ञान दूर कर सकता है साहब, ब्लॉकेज खोल सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन मन की बीमारी कैसे विज्ञान दूर कर सकता है? मन की बीमारी नहीं कर सकता। और धर्मेंद्र जी, छोटी सी बात बताऊं, हमारा शरीर है क्या? हमारा शरीर टोटल केमिकल है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, जिंक, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या मेरे शरीर में? कुछ भी नहीं है। ये सारी स्टोरी इसके बैलेंस और इम्बैलेंस की स्टोरी है। और बैलेंस और इम्बैलेंस बनाने के लिए मन का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए नीरज जी, कोई ऐसी पृथ्वी पर तत्व तो नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। जब मैंने आपसे कहा कि बिना पानी के जीवन नहीं चल सकता, उसका भी साइड इफेक्ट है, तो आप समझ सकते हैं। उसकी अति बिल्कुल सही बात आपने सर्वत्र बताई, बचते। बिल्कुल सही बात बताई है। और इसमें एक जी निगम प्रकाश जी, इनका सवाल है हाउ टू मैनेज डायबिटीज। तो मैं निगम प्रकाश जी को कहूंगा कि हमारे अभी इस वीडियो को अपलोड अभी होगा चैनल पे, और आप इसको फिर से देखिएगा। डॉक्टर जी साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और एक एक पॉइंट्स आप सुनिएगा, इस पूरे परिचर्चा को सुनिएगा। तो डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, बहुत सारे सवाल जी हैं, बहुत सारे मन में लोगों के ऐसे प्रश्न हैं जो जानना चाहते हैं।
और मैं एक अंतिम सवाल जी पूछूंगा कि बहुत सारी सी भ्रांतियां, 2-4 लाइन में आप बताइए कि भ्रांतियां कौन सी ऐसी है, व्हाट आर द मिथ्स एंड ट्रुथ्स, जी जिसको कहते हैं आपकी जी ये मिथ्स हैं ये ट्रुथ्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ठीक दें है, पब्लिक को। बहुत अच्छा। जैसे आपने कहा मिथ और ट्रुथ, तो मिथ, ट्रुथ कैन सेव द लाइफ एंड मिथ कैन रूइन द लाइफ। ट्रुथ ट्रुथ हमारे कैन जीवन को सेव बचा द सकता लाइफ है एंड मिथ कैन रूइन द लाइफ। एंड मिथ कैन रूइन द लाइफ। बर्बाद कर सकता है मिथ हमारे जीवन ये को। क्या है डॉक्टर बहुत साहब सारे दोनों? मिथ हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। जी जी। जी जी। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, आप अब कहें हम लोग डॉक्टर। आते हैं कि जी, हम लोग आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमको जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, इनका वजन गिरता है, भूख ज्यादा लगती है, प्यास, बोलते हैं हमको तो मालूम चल जाता है कि मुझे शुगर है। कई सारे रोगी ऐसे आते हैं जो जिनका शुगर बढ़ा हुआ होता है। उदाहरण तौर पर दे दे रहा हूँ जो लोगों को काम आएगा। जो लोग कहते हैं कि हमका जब बढ़ता है शुगर तो डॉक्टर साहब हमको मालूम चल जाला। तो हमने कैसे मालूम चला? तो बताया कि हमारा हाथ और पैर दर्द करना शुरू करता है, पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है। अब मैं छोटा एग्जांपल दूं धर्मेंद्र जी समझाने के लिए। मैंने अपने हाथ पे ऐसी उंगली रखी, नहीं मालूम चला। जब मैंने अपने हाथ को दर्द दिया तब मालूम चला कि मेरे को दर्द हो रहा है। इसका मतलब कि डायबिटीज या बढ़े हुए शुगर के कारण अगर आपके पैरों में दर्द शुरू है या कोई लक्षण आपको भाव मिल रहा है, शरीर को फीलिंग मिल रही है, इसका मतलब आपकी क्षति हो रही है। और डायबिटीज का सबसे कष्टकारी पक्ष यही है कि जो क्षति उससे होती है उससे वापसी संभव नहीं है। नहीं होती। इसलिए अपने अंगों को क्षति होने से बचाएं। आप महसूस होने का इंतजार न करें। आप रूटीन में अपने शुगर की जांच कराएं। हर 6 महीने पे अपने या साल भर में अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, गुर्दे की जांच कराएं, आंख के डॉक्टर को जाकर के अपनी आंख को दिखाएं। अगर बैलेंस डाइट का भोजन करने के बावजूद भी आपका वजन गिर रहा है, अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। माने इस भाव पे न जाए कि हमको मालूम चल जाता है कि हम हमारा शुगर बढ़ा है घटा, मालूम पर न जाए। क्यों? क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि शरीर मालूम भी नहीं होने देता। जैसे कश्मीर में रहने वाले आदमी को 5 डिग्री टेम्परेचर पर असर नहीं होता, हमको आपको रख दिया तो कांपना शुरू कर देंगे। तो शरीर का अपने आप परिवर्तन कर लेता है, ज्यादा बढ़े होने पर फिर घटे होने पर। एक मिथ तो पहले ये निकाल दें। दूसरा, तरह तरह के वैसे बहुत सारे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि मैं इस लकड़ी के गिलास में पानी पी रहा हूं, इस लकड़ी के जी गिलास में पानी पी रहा हूं, या यहाँ की पत्ती खा रहा हूं। फैजाबाद से जगह जगह, रायपुर कहां से बताते हैं। मैं कहता हूं भैया आप सब कुछ करो, लेकिन लक्ष्य क्या है कि शुगर की जांच कराते रहो, ट्रुथ में रहो। शुगर खाली पेट 70 से 110 के बीच रहे, खाने के बाद 130 से 160 के बीच में रहे। तीसरा, लोगों को लगता है कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी डायबिटीज हुआ है, तो ज्यादा व्यायाम व्यायाम करने से क्या फायदा होगा? जैसा मैंने कहा, आपने एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आपने भी देखा होगा कि जो बहुत बड़े मुक्केबाज होते हैं या बहुत बड़े रनर होते हैं, स्विमर होते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी कंपैरेटिवली बाद में कंप्रोमाइज होती है, कम। तो आप व्यायाम अपने फिटनेस के लिए करते हैं। आप व्यायाम अपने लिए नहीं करते, अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, अपने खून के दौरे को बढ़ाने के लिए करते, ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन सही पहुंचे, पोषक तत्व सही पहुंचे। तो ये मत देखा करिए, कई लोग जिम में जाते हैं, कई ऐसे पेशेंट हो जो जिम में जाते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, मसल बढ़ा लेते हैं, सोचते हैं मैं फिट हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद देखिए बहुत अनफिट दिखाई पड़ते हैं। आप ये मत सोचिए कि व्यायाम का असर क्या है। व्यायाम का असर आपकी अंदर की स्टेमिना और आपकी फिटनेस पर डिपेंड करता है कि पहले आप 3 किलोमीटर चल के नहीं थकते थे या थक जाते थे, अब आप 3.5 किलोमीटर जाके भी नहीं थकते। इसका मतलब है कि व्यायाम का आपके ऊपर असर है। व्यायाम का सबसे बड़ा असर आपके माइंडसेट के ऊपर पड़ता है। क्यों? जब छोटे छोटे गोल आप निर्धारित करते हैं, उसको पा लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। और व्यायाम अगर आप नहीं करेंगे तो आपके शरीर में खून का दौरा कम होगा। तो व्यायाम करें, जो मानक मैंने बताया उसके अनुकूल करें। ये मत सोचे कि बड़े बड़े खिलाड़ी और एथलीट करते थे फिर भी उनको शुगर हो गया। चौथा चीज, कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भैया हम तो आजकल खाना छोड़ दे, खाना छोड़ देते हैं लोग, सलाद पी रहते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? प्रकृति ने हमको जो दिया है। अब एक छोटा एग्जांपल दूं आपको। एक स्लोगन हम लोग बचपन से सुनते आए, एक लाइन कि एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक सेब खाओ, डॉक्टर दूर भगाओ। जो खाया वो भी डॉक्टर चक्कर लगाया, जो नहीं खाया बेचारा वो भी चक्कर लगा रहा। तो जो खाया वो इस अफसोस के साथ चक्कर लगा रहा है कि काश मैं ऑस्ट्रेलिया और चीन वाला खाया होता सेब, तो मुझे चक्कर नहीं लगाना पड़ता। और जो नहीं खाया बेचारा वो इस अफसोस के साथ खाता है, जीता है कि जो खाया हो तो नहीं चक्कर लगा, मुझे मेरे पास आर्थिक स्थिति कमजोर थी इसलिए मैं नहीं खा पाया, चक्कर लगाना पड़ा। मैं कहता हूं एकदम सेब मत खाओ,
आप प्रकृति के जिस भाग में रहते हैं वो प्रकृति जो पैदा करती है, आपको वही सेवन अगर आप करेंगे तो आपके शरीर की पूरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मेरे भाई, आपको सेब खाने की जरूरत नहीं, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते आप अमरूद खाओ जो सेब से ज्यादा बेहतर। माने प्राकृतिक चीजों का जो आपके पर्यावरण में जो आपको दिया है, ज्योग्राफिकल टोपोग्राफिकल चीजें हैं, मौसम के अनुरूप जो भी फल आते हैं, और मौसमी फल बहुत महंगे भी नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है। आप उनको, आपके कहने का मतलब उनका भी सेवन करना चाहिए लोगों को। एग्जैक्टली। जैसे अब कोरोना में लोगों ने कहा कीवी खाए, खूब कीवी, 500-600 रुपए का उदाहरण दे रहा हूँ। अब देखिए उसमें मिथ क्या है, कीवी खाने से मेरा बढ़ जाएगा लेवल। मैं उनसे पूछता हूँ कीवी कहाँ पैदा होता है, कहते जानकारी नहीं। हमने फिर भी कहा, बोले विदेशों से आता होगा। तो मेरा छोटा सा एक सलाह है कि उसका जितना, जिस फल में, जिस भोज्य पदार्थ में जितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम इन्वॉल्व होगा, उतना उसमें केमिकल मिलाया जाएगा ताकि वो नष्ट ना हो, और उस केमिकल का दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा जो अदृश्य है। उसके दुष्प्रभाव से भी आपको कई सारी बीमारियां, व्याधियां होंगी। तो आप कीवी खा लेने से आपका प्लेटलेट लेवल नहीं बढ़ेगा, प्रॉपर हाइड्रेशन लेकर के और डॉक्टर के संपर्क में रहकर के भी आपका प्लेटलेट लेवल बढ़ जाएगा। जी, बहुत सारे मिथ एंड ट्रूथ हैं। बहुत सारे अच्छे सुझाव, बहुत सारे मिथ्स एंड ट्रूथ्स को आपने कवर अप किया है डॉक्टर साहब, और उसी का एक रिजल्ट है कि आपकी इतने तमाम चाहने वाले, जिनमें इतना धन्यवाद आपको मिला हुआ है चैनल के माध्यम से, कि मैं अगर पढ़ूं तो 15 से 20 मिनट और एक्स्ट्रा हमारा लग जाएगा उसमें समय। तो तमाम दर्शकों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर साहब कि आपने इतनी अमूल्य जानकारी कि डायबिटीज है क्या चीज, कैसे बचाव रखें, किस तरह से अपने आप को डायबिटीज से दूर रख सकते हैं, और क्या परेशानियां आ सकती हैं बाद में, और आप उन्हें कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। और डायबिटीज के संबंध में जितनी आपके अंदर भय माहौल होता है, जितना आपके अंदर जो सोच होती है, नेगेटिविटी होती है, उसको आपने सारे एस्पेक्ट्स को आपने कवर अप किया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, एमएस न्यूज प्लस और आवाज समाचार के इस प्रोग्राम संवाद के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, पूरे दर्शकों की तरफ से, चैनल की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला एक सेशन हम आपका फिर से रखेंगे, क्योंकि तमाम दर्शकों की अभी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम इस चैनल में एक समय को, बाध्यता को देखते हुए हम नहीं रख पा रहे हैं। अगला एक चैनल जरूर, अगला प्रोग्राम हम जरूर रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारा दर्शकों से निवेदन है कि हम अभी इस संवाद कार्यक्रम में, हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, जहां आपके कार्यक्रम, जहां आपके मुद्दे, आपके सवाल हम आपके बीच में, अपने एक्सपर्ट के बीच में रखना चाहेंगे। धन्यवाद एएमएस न्यूज चैनल के दिष्टा धर्मेंद्र जी, आपको धन्यवाद, आपके सारे दर्शकों को, और धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में, आयोजन में जो भी लोग परोक्ष रूप से भी जुड़े हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद। पुनः जल्द मुलाकात होगी। एक कड़ी है, मेरा एक संकल्प है कि जन जन को जगाना है, मधुमेह को भगाना है और भारत को बचाना है। धन्यवाद। इस संकल्प में एमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार आपके साथ है, और हम इस आपके संकल्प में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। ये हमारा संकल्प, ये हमारा संवाद और परिचर्चा के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम हमारा यही समाप्त होता है। फिर अगले नए एक्सपर्ट के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को, एएमएस न्यूज प्लस और आवाज समाचार को सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक आपको जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।